हेलो एवरीवन। अ, मेरा नाम अभिजीत राय है। आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। ये सीरीज एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए या फिर रेलवे के या बैंक के सारे एग्जाम्स के लिए या किसी भी कोई स्टेट का अपना वनडे एग्जामिनेशन हो, ठीक है, उन सारे एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है ना। यानी कि इस पूरे सीरीज को, इस लेक्चर के सीरीज को पढ़ने के बाद से आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठोगे और वहां पे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो इससे बाहर सवाल मतलब मान के चलो कि ना ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारी पहली क्लास है आज। और ये इसमें पूरा इकोनॉमिक्स एकदम क्या बोले, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी कि जितना जरूरत है, नीड है, उतना पढ़ाया जाएगा इस सीरीज में। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहला ही वर्ड है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, मैं ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। ठीक है। यानी इंग्लिश के वर्ड भी यहाँ पे मैं लिखूंगा साथ साथ में, और हिंदी के सारे वर्ड भी लिखूंगा मैं। ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में, तो चाहे आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हो और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, आप दोनों के लिए ये क्लास होने वाली है। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स, अच्छा बताना पहले, इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना। अ, जैसे पहले अर्थशास्त्र, ये वर्ड कहाँ से आया? तो अगर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। एक वर्ड होता है ओइकोस, ठीक है, ओइकोस, और एक वर्ड होता है नोमोस। है ना। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। ठीक है। हाउस होल्ड का मतलब हो गया घरेलू, मतलब घर से संबंधित सारे काम। ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे घर से संबंधित वही काम आएंगे जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जिसमें कोई भी चीज मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, उसको हम हाउस होल्ड बोलेंगे। और नोमोस का मतलब क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। तो ओइकोस नोमोस दोनों को मिला देंगे तो क्या बना? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी सीधी भाषा में अगर बताऊं, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, और साइंस का एक ब्रांच बोल लो, या एक ऐसा अकेडमिक्स बोल लो, या एक ऐसा सब्जेक्ट बोल लो, जो हमें ये बताता है कि सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम कैसे मैनेज करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है ना, हमें मैक्सिमम, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? संतुष्टि मिले। ठीक है। तो यही से ये दो ग्रीक वर्ड है, ओइकोस और नोमोस। इन्हीं दो ग्रीक वर्ड से, ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है ना। दोनों ग्रीक वर्ड से ये इकोनॉमिक्स वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। चलो, अर्थशास्त्र हो गया। अब अगर हम बात करें आगे, तो वेट अ सेकंड, मैंने आगे पीपीटी में ली होगी सारी चीजें। देखो, जो सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, किसी भी स्टूडेंट को, वो होता है कि इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या अंतर है। खास करके बिगिनर को, जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा, उनको तो अंतर पता होगा। ठीक है ना। थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में क्या क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है। देखो, अर्थशास्त्र हमने समझा अभी अभी कि ये एक ऐसा साइंस का ब्रांच है, या विज्ञान का वो ब्रांच है, या एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, लिख के बता ही दे रहा हूँ। ठीक है ना। हर इंसान की ना, मैं आसान, देखो इसके डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और सारे इकोनॉमिस्ट के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई है। ठीक है, और वो वैसी परिभाषाएं पेपर में पूछी नहीं जाती। तो यहाँ पे परिभाषा हमें ऐसा ही जानना है ना, जो मतलब ओवरऑल एक इसके बारे में बता दे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, वो परिभाषा वो इसकी समझ को बना दे, और वो समझ हमें आगे जाकर के पेपर में क्या करे? हेल्प करे। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं जरा। इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करेंगे, तो जैसे मान लो दो चीजें होती है। एक होती है हमारी वांट। ठीक है, वांट। और एक होता है हमारे रिसोर्सेस। कुछ रिसोर्सेस होते हैं हमारे,
रिसोर्सेस। वांट क्या होती है? वांट अगर हिंदी में बात करें तो हमारी इच्छाएं हो सकती है, या हमारी चाहत, हम बहुत सारी चीजों की इच्छा रखते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठीक है? तो वो सारी हमारी वांट्स होती हैं। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत। जो हिंदी में होंगे वो लेक्चर को सुन करके अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना? मैं हिंदी में भी सारी बातों को बोल रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बींग के लिए उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है ना? इनफाइनाइट यानी कि क्या? अनलिमिटेड होती है। इंसान की इच्छाएं क्या होती हैं? अनलिमिटेड। वो उसमें लिमिट है ही नहीं। वो जो भी मतलब कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास कितना भी, मतलब किसी के पास कितना भी कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, धन हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। होता है कि उसको थोड़ा सा और हो जाता है, ये मिल जाता, वो मिल जाता, ठीक है? तो वांट हमारी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और उन वांट को पूरा करने के लिए हमारे पास जो स्रोत है, रिसोर्सेस है, वो क्या होते हैं? वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना? वो हमारे पास लिमिटेड है। ध्यान से देखना, हमने क्या समझा कि हमारी इच्छाएं क्या होती है? इनफाइनाइट। और हमारे पास उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? रिसोर्सेस फाइनाइट, यानी कि वो लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेस। तो अब लिमिटेड रिसोर्सेस से अपने क्या बोले इसको, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट वांट को कैसे सेटिस्फाई करवाए, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना। कि हमारे पास कोई चीजें जो है, मतलब जो रिसोर्सेस है वो सीमित है, और इन सीमित रिसोर्सेस से अपने हम असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करें? बहुत बड़ा सवाल आ गया यहाँ पे, ठीक है? सीमित रिसोर्सेज से, ये सॉरी, असीमित रिसोर्सेज से अपने वेट वेट मैंने उल्टा बोल दिया। सीमित असीमित रिसोर्स, सॉरी, असीमित वांट को अपने सीमित रिसोर्सेज से हम कैसे पूरा करें, या इसको कैसे अच्छी तरह से बैलेंस करें, ताकि जो हमारे रिसोर्सेस है वो भी काफी लंबे समय तक सस्टेनेबल तरीके से रहे, और हमारी इच्छाओं की अच्छे तरीके से पूर्ति भी हो जाए। तो इसको मैनेज करने के लिए जिस पर्टिकुलर रूल बुक बोल लो, या कॉन्सेप्ट की बुक बोल लो, मतलब अ बुक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? या फिर कोई सब्जेक्ट बोल लो, साइंस बोल लो, यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? यही डील करता है कि अपने इनफाइनाइट वांट्स को फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ कैसे हम बैलेंस करें, ताकि ये रिसोर्सेज भी काफी लंबे समय तक चले, सस्टेनेबल तरीके से रहे, और हमारी वांट भी मैक्सिमम क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? तो इसी को मतलब ये इस पे इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करें, इन दोनों के बीच कैसे रिलेशन बनाए, ठीक है ना? यही कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स क्या बताता है? इकोनॉमिक्स यही बताता है कि हमारे फाइनाइट रिसोर्सेस का हम कैसे इस्तेमाल करें, ताकि अपने इनफाइनाइट वांट्स को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दिला पाए अपने किसी इंसान के मतलब इच्छाओं को, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स हो गया। अब इकोनॉमी क्या होता है? तो ये देखो, ये जो रूल्स हो गए, सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हो गए इकोनॉमिक्स के, ये रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई किया जाता है ना, मतलब इसका एक ऐसा सिस्टम, से देखना, एक ऐसा सिस्टम होता है। अगर इस सिस्टम पे इन रूल्स को अप्लाई किया जा रहा है, या इस सिस्टम में जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे चीजें हैं, उनसे संबंधित जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब इतनी इंग्लिश सबको मुझे लग रहा है आती होगी, यानी कि जो वित्तीय गतिविधियां हैं, ठीक है ना? वित्तीय गतिविधियां, जो पैसे से संबंधित, धन से संबंधित गतिविधियां हैं, उनको करने के लिए अब जो भी हम काम करेंगे अपने फाइनेंस से संबंधित, अपने धन से संबंधित, तो वहां पे ये दोनों चीजें आएंगी, क्योंकि हर जगह रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? लिमिटेड, और हमारी वांट्स है इनफाइनाइट या अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज करें, यही इकोनॉमिक्स बताता है। तो इस इकोनॉमिक्स का यूज एक ऐसी जगह पे होगा जहां पे कुछ लोग रहते हैं, एक सिस्टम है वो, ठीक है? और वहां पे लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और उन एक्टिविटीज को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए इन रूल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो बस यही ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को इकोनॉमी हम बोल देते हैं, ठीक है ना? ये इससे दो थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो काफी ज्यादा कनेक्टेड है, दोनों को क्या कर लेना है आप लोगों को? याद कर लेना है। जैसे एक वर्ड होता है ना, कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो ये किसी एक प्लेस से, क्या, एक पर्टिकुलर प्लेस से ये क्या होता है? संबंधित होता है, ठीक है? पर्टिकुलर प्लेस हो गया। दूसरी बात, ये एक पर्टिकुलर टाइम से भी संबंधित होता है, ठीक है ना? अगर पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित है, इसको हम क्या बोल देंगे? स्पेशल, ठीक है? स्पेशल। और पर्टिकुलर टाइम से अगर संबंधित है, इसको हम टेम्पोरल बोलते हैं, ठीक है ना? टेम्पोरल। तो याद रखना, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो स्पेशल होती है और टेम्पोरल। स्पेशल का मतलब क्या हो गया? एक मतलब क्या, जैसे खास जगह, हिंदी में अगर बात करें तो जगह या एरिया या क्षेत्र,
हाँ क्षेत्र ही कर लो, क्षेत्र, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता हो। और टेम्पोरल का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर समय से बिलोंग करता हो। यानी कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल की अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो अगर समय चेंज करेंगे तो वो इकोनॉमी भी क्या होती जाएगी, उसकी बदलती जाएगी, उसमें भी अंतर आते जाएगा, ठीक है। या अगर प्लेस हम चेंज करें, जगह को चेंज कर दे, तब भी इकोनॉमी में क्या होता जाएगा, अंतर आता जाएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी वर्ड किससे संबंधित है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से और पर्टिकुलर टाइम से। क्लियर है, ये भी हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज करें इसके बारे में बताता है, ठीक है। और इकोनॉमी क्या हो गया कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज की जाती है उसको हम इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं आगे, जैसे हम हमारे जो सिलेबस की बात करेंगे तो हम उस पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो ये इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, अब इंडिया एक कंट्री है, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे लोग रहते हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल से जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी, वित्तीय गतिविधियां, मैं बार बार हिंदी भी बोल रहा हूँ, जिनको देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर शुद्ध हिंदी ढूंढने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। समझदारी और थोड़ी सी चतुराई अगर मैं बोलूं तो इसी बात में है कि आप हिंदी से बिलोंग करते हो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी खुद हिंदी से बिलोंग करता था, ठीक है ना, मेरी पूरी हाई स्कूल तक पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही हुई है। उसके बाद मुझे इंग्लिश में चेंज करना पड़ा, क्योंकि आप जितना आगे जाओगे, अच्छी स्टडीज करना चाहोगे, कोई अच्छी बुक्स ढूंढोगे, हिंदी में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी, बुक्स की बात छोड़ दो ना, आपने पढ़ाई अपनी खत्म कर ली, आगे जाकर के अपने मतलब डेली लाइफ में जो भी चीजें देखोगे, चाहे वो मतलब पेपर्स की, अच्छे न्यूज पेपर्स की बात करो, ठीक है, या कहीं भी सिंपल से एग्जाम्पल ले लो ना, अपने कोर्ट में किसी अदालत में जाओगे कभी, अगर मतलब कभी जाना पड़ जाए किसी को, तो अदालत में भी हम देखते हैं हमेशा वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, मतलब इंग्लिश का जो यूज है ना वो हिंदी से कहीं ज्यादा है हमारे देश में, ठीक है ना। हिंदी भले ही हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है ना, बट फिर भी इंग्लिश हमारे हिंदी पे हावी है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करके थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, इंग्लिश को अपना लोगे, उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। इतने भी कोई भारी शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के काफी शब्द काफी आसान होते हैं, लेकिन उसका हिंदी वर्ड काफी भारी हो जाता है। चलो, तो हमने क्या देखा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इंडिया के अंदर, जो इंडिया में जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके अंदर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को अगर हम एक साथ देखें या उनके बारे में हम बात करें, तो उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, मतलब उन्हीं सारी एक्टिविटीज को हम मिला करके क्या बोल देंगे, इंडियन इकोनॉमी बोल देंगे, ठीक है ना, क्या बोल देंगे, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लो कैसे एक बात करें हम कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन, अब ये पॉलिटी तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, इंडियन पॉलिटी। तो देखो यहाँ पे क्या, इंडियन ये हो गए, अब इनकी पॉलिटी क्या होगी, तो यहाँ की राज व्यवस्था से जो चीजें संबंधित होगी ना, यहाँ के पॉलिटिक्स से, अगर पॉलिटिक्स से जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे होती होंगी, उन सारी एक्टिविटीज को मिलाकर के हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, कहानी खत्म। जो हमारे धन से संबंधित गतिविधियां होती है, हमारे फाइनेंस से संबंधित गतिविधियां होती है, उनको हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर अपने इंडिया के ही अंदर जाए तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को ले लो, मान लो हमने यूपी को ही ले लिया, अगर यूपी को ले लिया तो यूपी की इकोनॉमी अपनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूपी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, इकोनॉमी। अब मैं मान के ये चल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करके या बैक करके फिर से देख लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये चूंकि ना ये लेक्चर 1 जो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा हिंदी में मैं सारे शब्द नहीं बता पाया था, ठीक है ना, हिंदी में मैं इसको नहीं बता पाया था, पूरा इंग्लिश में वो लेक्चर हो गया था, दोबारा से मैंने उस लेक्चर को हटा दिया और दोबारा इसको मैं डाल रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलो, अगला जो है पॉइंट पढ़ना है वो अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक है ना। अब ये हिंदी में देखो मैंने लिख दिया पहले से ही, इंग्लिश वाला वर्ड में अभी लिख देता हूँ। अर्थशास्त्र के प्रकार की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र के प्रकार, ध्यान देखना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं भी समझा, अभी पिछले वाले हम स्लाइड में
समझे थे। तो अर्थशास्त्र के प्रकार, अगर इसके प्रकार को हम बांटने जाएं तो मेजरली इसको दो भागों में ही हम बांटते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो। जैसे पहले टाइप की हम बात करें तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरे टाइप की हम बात करें तो इसमें पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में अगर इसका नाम हम जाने तो हिंदी में माइक्रो को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो को हम क्या बोलते हैं? समष्टि, ऐसे याद कर सकते हो। समस्त, समस्त का मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट, तो वो मैक्रो, समष्टि, जिसमें सारी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की बात की जाती है, या जो नेशनल लेवल पे जो पूरे एग्रीगेट की बात होती है, समझेगा भाई इसको समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। एक और बात देख लो यहाँ पे, यहाँ पे अगर बात करें इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी सवाल थोड़ा फैक्चुअल है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो लिख लेते हैं इसको भी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ को। अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इसका बात करें तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे हो जाते हैं, मैक्रो होते हैं जेएम कीन्स, और इसका एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो हमारे होते हैं जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, या इनको जेएम किन्स बोलते हैं, ठीक है ना, जेएम किन्स, ठीक है। जेएम किन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जेएम किन्स की इनकी एक काफी फेमस बुक है, इनके बारे में कुछ जान लो, इनसे संबंधित सवाल पेपर में आते। वेट अ सेक, जेएम किन्स की नहीं, हाँ मैं बात करता हूँ एडम स्मिथ की। वैसे जेएम किन्स की बात अगर हम करें तो इनके द्वारा दी गई इकोनॉमिक थियरीज को ना, जो भी इकोनॉमिक्स की थियरीज इन्होंने दी है, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स इन्होंने दी है, तो उसको हम बोलते हैं किनीजियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, किनीजियन इकोनॉमिक्स। अब इसको तो कोई हिंदी में नहीं ढूंढ रहा है ना, ये सारे जो भी जेएम किन्स हो गए, अल्फ्रेड मार्शल हो गए, दोनों के दोनों कहाँ के हैं? दोनों के दोनों ब्रिटिश हैं, दोनों के दोनों अंग्रेज हैं, ठीक है। और एडम स्मिथ कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाहो तो लिख सकते हो, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है ये, स्कॉट स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं एडम स्मिथ, और ये दोनों अल्फ्रेड मार्शल एंड जेएम किन्स बिलोंग टू फेयर, इंग्लैंड और ब्रिटेन। अच्छा, तो इनके किनीजियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब एडम स्मिथ से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको हम आगे ही देख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे देख लेंगे। उनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो बार बार हर साल पेपर में पूछी ही जाती है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर हम समझते हैं कि माइक्रो में और मैक्रो में क्या अंतर है। देखना, अगर पहले से कुछ आपको पता हो थोड़ा सा भी वर्ड के बारे में, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है ना, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और इसको समष्टि तो बोलते ही है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है और मैक्रो मतलब बड़ा होता है। तो जैसे देख लो, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की भी बात हम करते हैं, इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति विशेष की भी बात करते हैं। और इकोनॉमिक्स में पूरे होल कंट्री के बारे में, या होल इकोनॉमी के बारे में, या पूरे एक बड़े ग्रुप के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे इतनी बात ध्यान दे लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इसके अंडर में हम वो सारे टॉपिक रखते हैं जो किसी किसको बिलोंग करती है? इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को, ठीक है, इंडिविजुअल से संबंधित है, ठीक है ना, व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष से संबंध रखे उसको हम किसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। और अगर हम पूरे कंट्री का एज अ होल, एग्रीगेट, सम, ठीक है, या और क्या बोले उसको, संपूर्ण के बारे में बात करें, ठीक है ना, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? योगफल, सम के बारे में, या उसको पूरा उसका ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस के बारे में बात करें, तो मैक्रो में लिख लो यहाँ पे क्या, एग्रीगेट, ठीक है ना, एग्रीगेट। जब भी एग्रीगेट की बात करेंगे यानी कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, कुल, ऐसे संबंधित हो, या एग्रीगेट वर्ड याद रखना, दो ही मतलब काफी अच्छे वर्ड हैं जो बार बार इसको
डिफरेंशिएट कर पाते हैं अच्छे से इंडिविजुअल और एग्रीगेट। इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पे होगी, जो भी बात हो बस एक व्यक्ति के लिए वो बात होगी, ठीक है ना, एक किसी व्यक्ति के लिए, एक किसी फर्म के लिए, या किसी एक विशेष चीज के लिए, ठीक है। हमेशा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई एक कंपनी भी हो सकती है, किसी एक कंपनी की हम बात करें तो वो माइक्रो में चला जाएगा। लेकिन अगर पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनी, सारी कंपनीज को मिला करके अग्रीगेट उसके योगफल के रूप में बात करें तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये याद रखना। अब कुछ हम जो समझ लेते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, अब उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके लिखते हैं कि वो टॉपिक कौन से इकोनॉमिक्स से पढ़ना होगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ, वर्ड होते हैं दो, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। इनको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इनको बोलते हैं मांग और आपूर्ति, ठीक है, मांग और आपूर्ति, ठीक है ना, मांग और आपूर्ति बोलते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, सबको पता होगा। डिमांड मतलब किसी भी चीज की जब किसी भी चीज की जरूरत जब लोगों को या कंज्यूमर्स को पड़ती है तो उसकी मांग बढ़ती है, वो मांग हो गई। जब मांग बढ़ती है तो वहां पे सामने जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो उन चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, उनका उत्पादन शुरू करते हैं, और उत्पादन करने के बाद से वो लोगों तक फिर क्या पहुंचाई जाती है, इसी को फिर सप्लाई बोल देते हैं। तो ये इसके बारे में आगे हम ढंग से पढ़ेंगे, पूरे इकोनॉमिक्स में इसको बहुत ज्यादा यूज करना है, ठीक है। तो आगे इसको ढंग समझेंगे, फिलहाल समझ लो डिमांड एंड सप्लाई। अब देखना, डिमांड एंड सप्लाई किसी एक व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की भी हो सकती है, पूरे कंट्री की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति विशेष की, ध्यान से देखना, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की यानी कि इंडिविजुअल के डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करें, तो अगर इंडिविजुअल की हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल वाली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, बताओ। अगर इंडिविजुअल की ये डिमांड सप्लाई है तो ये किसमें आ जाएगी, माइक्रो में आ जाएगी। किसी एक इंसान की, किसी एक घर की, किसी एक हाउस होल्ड की भी अपनी कोई डिमांड होती होगी ना, उस हाउस होल्ड की डिमांड अपनी होती होगी, डेली की भी या वीकली या मंथली, जो भी बोल लो। तो अगर एक हाउस होल्ड, एक हम पिलर के बारे में, किसी एक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो कौन सी कैटेगरी में चल जाएगा, माइक्रो में, ठीक है। लेकिन हम किसकी डिमांड एंड सप्लाई के अग्रीगेट वाले पार्ट को बात हम कर रहे हैं अगर, ठीक है, एग्रीगेट मतलब उसके योगफल की, सम, पूरे कंट्री की, जैसे हम मान लो बात करें कि हमारे पूरे कंट्री की, पूरे इंडिया की डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, ठीक है, पूरे इंडिया में जैसे क्या बोले हम कि अगर बात करें, मान लो एप्पल के फोन्स है, ठीक है ना, आईफोन्स है, तो आईफोन्स की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ी, इसी के चक्कर में आईफोन्स की डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे आईफोन की क्या मतलब आईफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगा ना, मतलब उसके मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है या फैक्ट्रीज है उनको यहाँ पे क्या किया गया, पहले चाइना में होती थी, चाइना अभी अभी भी है चाइना में, और फिर यहाँ पे भी इंडिया में भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोले गए, ठीक है। तो उनका डिमांड बढ़ा तो प्लांट्स खोले गए, तो वो आईफोन्स की डिमांड किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं थी, वो पूरे इंडिया की थी, ठीक है ना, एग्रीगेट में। तो अगर ऐसे डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करें जो पूरे एग्रीगेट, पूरे इंडिया की, पूरे इंडियन इकोनॉमी को शो करते हैं, तो वो एग्रीगेट वाले पार्ट किस में आ जाएंगे, वो मैक्रो में आ जाएंगे, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सॉरी समष्टि में, सॉरी हिंदी वाला थोड़ा आप लोग देख लेना, हिंदी में आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूँ इसीलिए, ठीक है ना। बाकी मुझे या नॉर्मली इंग्लिश में ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना, कोई बुक अच्छी पढ़ोगे तो। देखो समझ आ गया, तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों में आ जाएगा, माइक्रो में भी आ सकता है और मैक्रो में भी आ सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक पर्टिकुलर हाउस के, एक हाउस के बारे में बात करें, एक घर के बारे में बात करें, एक हाउस होल्ड की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करें, तो वो डिमांड एंड सप्लाई किसकी हो जाएगी, माइक्रो वाले पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। और अगर पूरे देश की हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो वो किसका हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी और समझना है, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दे रहा हूँ। देखो कुछ और इससे संबंधित कोई पेपर में टॉपिक्स आते हैं और पूछ लेता है कि कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ठीक है, तो ध्यान से आप इसको थोड़ा देख लो। चलो एक और मैं टर्म लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय। अभी आप बताओ, राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये पूरे हमारे राष्ट्र के आय को डिनोट करता है ना, पूरे राष्ट्र के आय को, आय के बारे में बताता है, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र के यानी कि ये पूरे कंट्री की बात कर रहा है, पूरे इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। जब पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है तो ये नेशनल इनकम किस में आएगा बताना, ये हमारा आ जाएगा मैक्रो का पार्ट हो जाएगा,
ठीक है। चलो ऐसे ही अगर मैं बात करूं अब नेशनल इनकम को क्या करने के लिए, इसको बताने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आगे हम ढंग से ग्रोथ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ लिख दे रहा हूँ, वो सारे भी किस में आएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम ही आ गया मैक्रो में, तो इससे इसको क्या डिनोट करने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी सारे मैक्रो में ही आएंगे। कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपने सुना होगा जीडीपी, ठीक है, आपने सुना होगा जीएनपी, ठीक है ना, फिर इनसे एनडीपी एनएनपी होता है, ये सारे टर्म्स तो ये भी किस में आते हैं, ये भी मैक्रो के ही पार्ट होते हैं। चलो एक और टर्म में लिख रहा हूं, इन्फ्लेशन, बताना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया। फिर मैंने लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हिंदी में भी लिख रहा हूं इसको। और कोई टर्म अगर लिखना हो तो, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, एक मैं लिख रहा हूं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इनका हिंदी में नाम देख लो, अगर इनके हिंदी वाले नाम की हम बात करें तो इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई बोलते हैं, है ना, महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट को हम बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल इनकम को हम व्यक्तिगत आय बोलते हैं, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। अभी आप बताओ, बताओ इसमें कौन सा क्या होगा, बताओ। तो इन्फ्लेशन महंगाई की बात करें तो अब देखो, तो महंगाई किसी एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति विशेष की हो सकती है क्या, बताओ। ऐसा कभी हो सकता है कि पूरे कंट्री में अलग अलग इंसान के लिए सेम किसी गुड्स की या सर्विसेज की या सेम किसी वस्तु की कीमत अलग अलग है, तो ऐसा पॉसिबल है। इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे तो हमेशा इसकी बात किसमें, पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव से ही होती है, पूरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है अब इसकी बात, ठीक है ना। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, ये सारी चीजों की बात। तो ये इन्फ्लेशन महंगाई की बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की महंगाई नहीं हो सकती, किसी एक पर्टिकुलर घर के लिए नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यूपी स्टेट की बात करें तो वहां पे महंगाई कुछ और है, और बिहार की बात करें तो कुछ और है, ठीक है। ये पूरे नेशनल लेवल पे ही हो सकती है, ठीक है ना, यानी पूरे एक कंट्री की ही महंगाई अपनी हो सकती है। तो ये किसका पार्ट होगा, मैक्रो का होगा, इसको हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ऐसी बेरोजगारी, बेरोजगारी की बात करें तो हमेशा ये नेशनल टर्म ही होता है, पूरे देश की बेरोजगारी होगी तो होगी, ठीक है ना। चलो, तो वैसे ये अगर बात करें तो ये मतलब स्टेट वाले कैटेगरी में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम मैक्रो में पढ़ते हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना, पूरे एक ग्रुप के लिए पढ़ा जाता है। तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो का, ठीक है। पर्सनल इनकम की बात करें तो बताओ, पर्सनल इनकम सबकी अलग अलग हो सकती है, यानी कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे की इनकम कुछ और हो सकती है, एक किसी हाउस होल्ड की इनकम कुछ और हो सकती है, फिर दूसरे हाउस होल्ड में जाओ तो इनकम कुछ और हो सकती है, सबका इसमें अपना अपना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एक और टर्म लिख सकते हो कि अगर हम मैक्रो की बात करें, यहाँ पिछली बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैक्रो की माइक्रो की अगर बात करें तो ये कौन सा अप्रोच लेके चलता है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलता है ना, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और मैक्रो किसको लेके चलता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए कुछ टर्म हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए जो सेम है, सबके लिए फैक्चुअल है, और सब्जेक्टिव मतलब जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो बताओ, बेरोजगारी की बात करें तो पूरे देश के लिए जो भी बेरोजगारी होगी पूरे देश के लिए होगी, ठीक है ना, पूरे हम देश के रूप में ही बेरोजगारी कैलकुलेट करते हैं, तो मैक्रो का पार्ट हो गया। पर्सनल इनकम की बात करें, व्यक्तिगत आय, तो व्यक्तिगत आय सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। ये कौन सा अप्रोच है, व्यक्तिगत आय अगर बात करें तो सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा, हर इंसान की, हर घर की, हर स्टेट की, हर एक किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को मान लो, उनकी पर्सनल इनकम अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हमारा माइक्रो का पार्ट हो जाएगा। अब जरा इसको बताओ, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है। अब देखने से तो प्रति व्यक्ति आय लग रहा है कि इंडिविजुअल को बता रहा है, बट ये इंडिविजुअल को नहीं बता रहा। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बताना, पूरे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों यहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। बताना, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पूरे हमारे इंडिया में, पूरे कंट्री में प्रति व्यक्ति आय निकालोगे तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, हमारी जो नेशनल इनकम है टोटल, उस नेशनल इनकम में क्या करते हैं, नेशनल इनकम में अपने पॉपुलेशन से भाग देते हैं ना, हाँ, जितनी हमारी जनसंख्या से भाग करवा देते हैं। तो अगर प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई, अब जो प्रति व्यक्ति आय ये निकल के आ गई, तो क्या ये प्रति व्यक्ति आय अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होगी क्या, सोचो, पर कैपिटा इनकम।
बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पूरे पूरे हमारे देश की जो इनकम है उसको एक साथ यहाँ पे रखा गया, और जनसंख्या जितनी हमारी है, मतलब लोगों की जितनी संख्या यहाँ पे, उनकी संख्या से भाग दिलवा दिया गया। तो एक तरह से एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, एवरेज। अगर एवरेज की बात आ गई तो ये कैसा हो गया, एवरेज चीज हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, सबके लिए सेम होती है। ठीक है, ये सबके लिए सेम आएगा। तो अब अगर उस तरह से भी देखोगे तो ये किसका पार्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव नेचर है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो किसका पार्ट हो गया, ये हो गया मैक्रो का पार्ट। और अगर वैसे नहीं भी देखना है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रति व्यक्ति आय की हम बात करेंगे या पर कैपिटा इनकम की, तो ये एक व्यक्ति विशेष की इंडिविजुअल आय को डिनोट नहीं कर रहा। ये पूरे नेशनल इनकम को अगर प्रति व्यक्ति बांटा जाए तो वो कितना कितना पर हेड या मतलब प्रति व्यक्ति या पर पर्सन वो कितना कितना पड़ेगा, ये बता रहा है। यानी कि नेशनल इनकम का ये एवरेज बता रहा है। ठीक है ना। और जब भी एवरेज या रेट, जब भी दर हम बताते हैं तो वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिनोट नहीं करता। अब पूरे अगर ग्रुप को ये डिनोट कर रहा है तो कायदे से ये भी क्या हो जाएगा, मैक्रो में हो जाएगा। ठीक है ना। या इसको समझाने का मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया कि अप्रोच देख लो। पर कैपिटा इनकम ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, सबके लिए सेम होगा, सबके लिए एग्जैक्टली सेम पर कैपिटा इनकम आएगा। तो सबके लिए सेम होगा तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तो कौन किसका पार्ट होगा, मैक्रो का। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला में पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है ना। इसको अगर हम लिखें तो इसका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का प्रकार हो गया। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, हमने माइक्रो मैक्रो समझ लिया। इसको वैसे जरूरी तो नहीं है, बट कभी कभी ये टर्म देखने को मिल जाते हैं पेपर में। ठीक है ना, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। इसको और भी एक दो कैटेगरी में बांटा जाता है, वैसे मेजरली यही माइक्रो मैक्रो दो ही होते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने की सुविधा के अनुसार, थोड़ा पढ़ने में आसान हो या चीजों को हम समझ पाए ढंग से, उसके लिए एक दो कैटेगरी और बांट दी जाती है। ठीक है ना, उसको भी देख लो। जैसे हम बात करें, एक और कैटेगरी हमारी हो जाती है, हाँ, हम बोलते हैं इसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस खाली टाइप्स में ही देख लो कि ऐसे, मतलब ये नाम से भी इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है ना, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में नाम होता है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था, हाँ अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। ठीक है ना, व्यवहारवादी अर्थशास्त्र। ठीक है। एक अलग जो दूसरी और कैटेगरी होती है, एक और कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या, इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसका अगर हिंदी में नाम बताएं तो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा पर्यावरणीय। वैसे हिंदी में नाम मत समझो, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पर्यावरण संबंधित है। ठीक है, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। ठीक है। एक और टर्म होता है, उसको भी देख लो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अब इसका क्या हो जाएगा बताना। पॉलिटिकल का मतलब तो पता है ना, क्या, जो पॉलिटिक्स संबंधित हो, ठीक है, राज व्यवस्था संबंधित हो, तो वही हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अब जरा इनको समझ लेते हैं हम। देखो, और ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स की, उन सारे रूल्स की, उन सारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जहां पे हमारे बिहेवियर से हमारे इकोनॉमी पे या हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी पे असर पड़ता है। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, छोटे से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं भी सोच रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो हमारा घर है, ठीक है ना, होम। हम होम की बात कर ले, अपने घर की बात कर ले। ठीक है। तो हमारे घर की कीमत मान लो कितना, जो भी लगाना है, मान लो घर की कीमत है कितनी, मान लो 50 लाख है। ठीक है, 50 लैक्स है। तो 50 लैक्स हमारे घर की कीमत है। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक क्या मिल रही है,
यहाँ पे हमें कुछ मतलब काम मिला हुआ है, ठीक है ना, और काम से भी हमें कितना 50 लाख का भी फायदा होने वाला है, ठीक है, 50 लाख का ही फायदा होने वाला है। अब हमारे पास जब हम यहाँ पे हैं तो हम ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक घर में किसी वजह से आग लग गई हो, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास, घर के आसपास आग लगी है, और हम या तो दो, मतलब जो भी इंसान है यहाँ पे, ये इंसान या तो अपने घर को बचा सकता है या यहाँ पे जाकर के 50 लाख रुपए कमा सकता है। ध्यान से देखना, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, या 50 क्या, यहाँ पे तुम इसको 55 लाख ही मान लो, थोड़ा सा ज्यादा ही करके मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहेवियर की बात थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे 55 लाख ही मान लो, ठीक है, 55 लाख ही मान लो, और यहाँ पे सीधे ही हमारा जो घर है वो 50 लाख का ही है। तो ये यहाँ पे अगर बगल कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, और आग में ऐसी संभावना है, संभावना क्या मतलब पक्का है कि अगर बचाने हम नहीं जाएंगे तो यहाँ पे घर ये जल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अगर घर को हम बचाने गए तो यहाँ पे जो 55 लाख हमें अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिली है वो उसको हम क्या कर देंगे, गंवा देंगे, खो देंगे उसको। तो इन दोनों में से ये इंसान कोई एक ही काम कर सकता है, या तो अपने घर को बचा सकता है या यहाँ पे जाके 55 लाख रुपीज कमा सकता है। तो बताओ ये जो इंसान है इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये क्या करना चाहेगा, अपने घर को बचाने की सोचेगा या यहाँ पे 55 लाख को कमाने की सोचेगा, जबकि यहाँ पे 5 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं इसको। तो याद रखना यहाँ पे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, अपने घर को बचाने की, यानी ये पर्टिकुलर जो इसका घर है, हाउस है, इस हाउस से इसकी क्या जुड़ी हुई है, इसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जज्बात, इमोशंस, इसके इमोशंस, इसके फीलिंग्स जुड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है। तो यानी इंसान का बिहेवियर सिर्फ हमेशा टेंडेंसी, अगर बिहेवियर की बात करें, ठीक है, उसके बिहेवियर की, उसके इमोशंस की या उसके फीलिंग्स की, तो ये फीलिंग्स, इमोशंस, इनके आधार पे उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी चेंजेज होते हैं या उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी परिवर्तन होता है, उन सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। उनके बिहेवियर से जो भी इनको उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे असर पड़ता है उनको हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये इस इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि ये 55 लाख रुपए कमा सकता था, यानी अगर तुम नेट इनकम बात करो तो 5 लाख तो यहाँ पे हो ही रहा था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये इसने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात पैसे की नहीं हो रही है, यहाँ पैसे के अलावा बात किसकी, इमोशन की, फीलिंग की हो रही है। यहाँ पे उसका अपना घर है, यहाँ पे उसका बचपन गुजरा हुआ है, ऐसी सोच आने लग जाएगी, अब मेरा पूरा बचपन गुजरा हुआ है, ये मेरे पूर्वजों, मतलब काफी मेरे पीछे के बोले, मतलब कि दादा परदादा, इन लोगों से, हमारे जो एंसिस्टर्स हैं उनसे ये घर चलता आ रहा है, ठीक है। तो काफी सारी बातें जुड़ी हुई है यहाँ पे, और उन चीजों को देख करके इसने 5 लाख रुपए को क्या कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया, ठीक है। तो ऐसी जो बिहेवियर के आधार पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चेंजेज होते हैं उनको हम कहाँ पढ़ते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट थियरी आती है जिनको बोलते हैं नज थियरी, पेपर में ये भी कभी कभी पूछा गया है, ठीक है ना, नज थियरी। ये नज थियरी किसने दी थी, तो रिचर्ड थैलर, ठीक है, रिचर्ड थैलर, ठीक है, रिचर्ड थैलर, याद रखना। नज, ये नज थियरी क्या होती है कि किसी इंसान से अगर कोई काम करवाना हो तो उसको हल्का सा पुश करो, मतलब धक्का मारने का मतलब कि उसको कुछ लालच वगैरह दो। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो क्या बोलूं मैं, जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा यहाँ पे ए नाम का कोई बच्चा है, ठीक है। अब इस छोटे से बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना, इसको स्टडी में इसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टडी में जब मन नहीं लगता है तो हम इसको क्या देते हैं, लालच देते हैं कि अगर देखो आप अगर पढ़ोगे, पढ़ करके यहाँ पे ये किताब आपने खत्म कर दी, या अगर एग्जाम में आपने अच्छे मार्क्स लाए तो अच्छे मार्क्स लाने के बाद से आपको मान लो एक साइकिल खरीदी जाएगी, ठीक है ना, साइकिल खरीदी जाएगी, ऐसी लालच दी जाती है इसको, ठीक है। या आपको क्या बोले, जो भी मतलब जो भी चीज वो पसंद करता है, मान लो अगर वो थोड़ा सा गेमिंग की तरफ झुका हुआ बच्चा है तो गेमिंग कंसोल दिला दिया जाएगा, एक कंप्यूटर खरीद दिया जाएगा, जो भी उसको जहां पे लालच हो। तो ये क्या हो गया, ये नज करना हो गया, ठीक है ना, हल्का सा उसको हम पुश कर रहे हैं, उसको हम लालच दे रहे हैं। अगर ये लालच देंगे तो वो जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं वो काम इंसान वो करेगा, वो बच्चा वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे इंसानों के साथ भी होता है। जैसे मान लो जब हम बात करें कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात हो रही थी, ओडीएफ करने की बात हो रही थी, तो हर गांव में, गांव मतलब हर घर घर में क्या निःशुल्क टॉयलेट बनवाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम पे एक स्वच्छ भारत मिशन करके चला था, तो उस टाइम पे एक चला था नेमिंग एंड शेमिंग करके, ठीक है, नेमिंग एंड शेमिंग। ये नेमिंग एंड शेमिंग क्या होता है कि जो इंसान अपने घर के अंदर यानी अपने टॉयलेट में शौच कर रहा है उसको तो मतलब उसको तो उसकी तारीफ करो, ठीक है, और जो कहीं बाहर खुले में शौच करते पकड़ा जाए उसकी क्या करो, उसको पकड़ करके उसकी मतलब क्या शेमिंग, उसको शर्मिंदगी महसूस करवाओ, उसको मतलब क्या
लोगों को दिखाओ, ठीक है, या कैमरे वगैरह से रिकॉर्ड करके उसको चलाओ, ठीक है, जो भी मतलब उसको ऐसा करो कि उसको शर्म आने लगे, ठीक है ना। तो ये नज थियरी के अंतर्गत ही ये चीजें भी आती हैं, ठीक है। इसको यूज करके हमने इसको यूज किया था स्वच्छ भारत मिशन में, ये अप्लाई किया गया था नज थियरी को स्वच्छ भारत मिशन में, ठीक है। चलो ये हो गया। या फिर एक और इसके अंतर्गत बात होती है कि जैसे मान लो कि जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं सरकारी, वहां पे भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए। जो ओपन हम खुले में जाकर के इंसान शौच करते हैं, वो खुले में शौच करने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमारा जो है वह क्या बोले, पोल्यूशन फैलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें गलत होती है, ठीक है ना। हर तरह का, चाहे सोयल पोल्यूशन ले लो या फिर एयर पोल्यूशन ले लो, ठीक है, जो भी, तो वो चीजें गलत होती हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। अब अगर वो बच्चा अपने घर पे जाके बोलेगा कि नहीं हमें बाहर जाकर खुले में शौच नहीं करना, हमें घर में टॉयलेट बनवाना ही है, तो अब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं क्या मजबूर हो जाते हैं घर में वो काम करने के लिए। या अगर पेरेंट मान लो कोई इंसान, मान लो उस बच्चे के फादर अगर लोटा लेकर के बाहर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा अगर स्कूल में पढ़ के आया कि ये चीज गलत है, अगर वो गलत देख करके उनको फिर क्या करेगा, उन पे हंसेगा, बताएगा, तो वो चीजें पेरेंट्स पे असर पड़ती है, ठीक है ना। और वो जो इंसान, वो जो पिता है, वो क्या करेंगे, सोचेगा कि चलो इसको मतलब कि बदलने की सोच लेंगे वहां पे, सोचेगा कि चलो अब क्या करें, मतलब हर जो बाप होता है अपने बच्चे की नजरों में क्या एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो मतलब उसका हीरो बनना चाहता है, ठीक है ना। तो वो ये अब इसको नस थ्योरी बोली जाएगी। वो जो बच्चे को जो स्कूल में सिखाया गया, उसका असर उसके घर में पड़ा, फिर घर पे उसने वो बातें बोली जिसका असर उसके पिताजी में पड़ा या उसके घर वालों पड़ा, फिर घर वालों ने अपनी वो आदतें बदल दी। अब यही हो गई नज थियरी। इस नज थियरी का यूज करके हमने क्या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करवा दी, ठीक है ना। चलो इंडेमिक्शन नहीं हो गया। इस बच्चे के लिए हमने एग्जांपल दिया कि उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, हमने उसको थोड़ा सा कुछ लालच दिया, तो वहां पे लालच देकर उसने क्या करना, उस पूरे किताब को पढ़ लिया या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ गया वो बच्चा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नज थियरी। ये किसके अंतर्गत आती है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे किन दो चीजों के बीच इंटरेक्शन यहाँ पे करवाया जाता है, संबंध पढ़ा जाता है। तो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पर्यावरण और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच अगर इंटरेक्शन करवाया, इन दोनों के रिलेशन को पढ़ें, तो हमें कहाँ पढ़ना होता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं ना कि जैसे क्या बोले, ग्रीन जीडीपी की बात होती है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, जीडीपी के बारे में अगर किसी को नहीं पता हो तो इतना जान लो, जीडीपी हमारे नेशनल इनकम को क्या बताने का ही एक इंडिकेटर है, ठीक है ना। आगे जाकर ढंग से इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, जीडीपी जीएनपी सब कुछ को। फिलहाल तो समझ जाओ जीडीपी से हमें अपने देश के बारे में पता चलता है कि देश हमारा कितना ग्रो कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जीडीपी तो हमें पता है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, तो बताओ। जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हम एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चक्कर में हम अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को बहुत सारा क्या मतलब यहाँ पे कुछ क्या डैमेज भी कर लेते हैं। यहाँ के पर्यावरण की बात कर लो तो उसमें कुछ डैमेजेस भी कर लेते हैं, कुछ क्षति हो जाती है, ठीक है ना। कुछ पेड़ पौधों की क्षति होती है, कुछ हमारे सोसाइटी की क्षति हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके कुछ वहां पे रहने वाले तो लोगों की क्षति हो जाती है। जैसे कई फैक्ट्रीज वगैरह खोल दी गई तो वहां पे अगर वो क्या हार्मफुल वहां से गैसेस निकल रहे हैं तो उससे वो सोसाइटी पर पूरा असर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो ग्रीन जीडीपी क्या हो गया कि जीडीपी जो हमारी एक्चुअल है, ध्यान से देखना, जीडीपी, इस जीडीपी में से हम क्या माइनस कर लेंगे, हम जीडीपी में से मॉनेटरी वैल्यू, है ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ क्या डैमेजेस टू एनवायरमेंट माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो क्या होगा, ग्रीन जीडीपी होगा। ध्यान से देखो, ग्रीन जीडीपी बराबर जीडीपी माइनस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डैमेजेस टू द एनवायरमेंट, यहाँ पे द एनवायरमेंट, ठीक है, टू द एनवायरमेंट। यानी कि हमारे पर्यावरण में जो भी डैमेज हुआ है, अगर उस डैमेज को हम ये माप ले कि कितने रुपए का या कितने मतलब पैसे भी, ये कितने मतलब कितने धन का या कितने पैसे का, कितने रुपए की क्षति हुई है, और उस रुपया को फिर अपने पूरे जीडीपी से माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। समझ आ गई। तो इसको हम कहां पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अपने पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को अगर मिला देंगे या दोनों के बीच में इंटरेक्शन को पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे पॉलिटिकल से देखो दो तरह से हो सकता है कि हमारे पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज है ना, उनका हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, तो ये भी किसका पार्ट होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का। या फिर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारे पॉलिटी पे क्या असर पड़ता है, ये भी किसका, पॉलिटिकल इकोनॉमी का ही पार्ट होगा।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनका हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अ, किस चीज की बात करें हम, कुछ भी, जैसे मान लो कि सरकारी कोई नई स्कीम आ गई, ठीक है ना, कोई नई स्कीम आ गई और उस स्कीम के तहत किसी भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो प्राइस कम किया गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अंतर तो आएगा ना। अब पहले उससे ज्यादा वेल्थ जनरेट हो रहा था, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, सॉरी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन अभी जब किसी स्कीम के तहत उसमें छूट दे दी गई, सब्सिडी दे दी गई, तो वहां से रेवेन्यू जनरेशन कम होगा। अब रेवेन्यू जनरेशन कम होगा तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अंतर आ गया, तो यही अंतर जो आ गया इस पर्टिकुलर का हमने क्या देखा कि ये हमारे पॉलिटिकल क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, यानी कि हमारे राजनीतिक गतिविधियों से जो हमारे वित्तीय या फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी परिवर्तन हुआ उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में रिलेशन को हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसकी अगर हम बात करें तो मेजरली ये 3 कैटेगरी की पढ़ी जाती है, होती है। ठीक है ना, इससे पहले की बात करें तो हम सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। दूसरी बात अगर करें तो बीच में आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड। और तीसरी की हम बात करें तो कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हिंदी में इसके नाम की बात करें तो समाजवादी ये हो जाएगा, समाजवादी, ये मिश्रित, मिश्रित। और कैपिटलिस्ट की बात करें तो पूंजीवादी, ठीक है ना, पूंजीवादी। ठीक है, इनको जरा पहले समझ लेते हैं। इनको जरा समझते हैं। देखो कैसे समझाऊं, लाइन बना के समझा दूं या ऐसे समझा दूं, ऐसे ही देख लो। समाजवादी की अगर हम बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो खाली इसमें अंतर समझना है कि सोशलिस्ट में और कैपिटलिस्ट में क्या अंतर होता है। और मिक्स्ड वाली इन दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी मिक्स्ड वाली में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ जो अभिलक्षण या कुछ गुण सोशलिस्ट के भी होते हैं और कुछ गुण कैपिटलिस्ट के भी होते हैं। ठीक है, उसको मिक्स बोलते हैं, तो इसको तो ऐसे भी नहीं पढ़ना, इन दोनों को ही खाली हमें समझना है। ठीक है ना, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे किसकी बात की जाती है, पब्लिक सेक्टर की बात की जाती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात की जाती है। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर, यानी यहाँ पे जैसे नहीं समझते हो क्या, देखो, और यहाँ पे प्राइवेट, थोड़ा लिख दो फिर बात करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इस इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में जो भी चीजें मतलब होंगी वो सारी की सारी किसकी होंगी, पब्लिक की होंगी, सार्वजनिक होंगी। और अगर पब्लिक की है तो किसकी, सरकार की होंगी, या फिर सरकार की है तो पब्लिक की होंगी। ठीक है ना, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसा क्या माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा समाज एक साथ इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कल्याण होगा तो पूरे के पूरे समाज का होगा। अगर कोई जैसे मान लो कि वेल्थ वगैरह जनरेट हो रहा है, ठीक है, या कोई अगर वेल्थ का क्या जनरेशन हो रहा है, वेल्थ जनरेट हो रहा है, तो वो वेल्थ जो जनरेट होगा उसको पूरे समाज में इक्वली क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, सबका होगा, वो उसमें सबका अधिकार होगा। ठीक है, ये बातें कहाँ पे होती है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की होती है। ठीक है, एक मैं बात बता दूं, ये दोनों के कुछ एक्सट्रीम फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है ना, सोशलिस्ट जब शुरू में ये अर्थव्यवस्था का ये प्रकार सोशलिस्ट आया था, तो शुरू में सोशलिस्ट बनकर नहीं आया था, शुरू में ये कम्युनिज्म बन गया था, कम्युनिस्ट। ठीक है ना, कम्युनिस्ट बन के आया था। ठीक है, ये इसका सबसे क्या बोले, मतलब रेडिकल फॉर्म बोल लो, या सबसे इसका क्या एक्सट्रीम फॉर्म बोल लो, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम में कम्युनिस्ट पहले बन के आया था, लेकिन बाद में चल के ये अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे सीधे ये बात की जा रही थी ना कि जो धनी के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाए उसे लेकर के गरीबों में बांट दो। और ऐसा बात ही नहीं, इसमें बताया भी गया कि ऐसा ही करना है। किसी के पास भी ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, किसी के पास कम पैसा नहीं हो सकता।
ठीक है ना, ऐसा करके मतलब सब बस बराबर, चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी हो, सोशल सॉरी पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, सोशल इक्वलिटी हो, या फिर क्या बोले इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, वो सारी इक्वलिटी की बात यहाँ पे की जाती थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। और इसको मतलब एक्सट्रीम फॉर्म था जिसको अप्लाई नहीं कर दिया, मतलब अप्लाई नहीं किया जा सका, आगे जाकर हमें ये पता चला। और इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म था वो कैपिटलिस्ट ही था, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट ही था। बट आगे जाकर के ये जो कैपिटलिस्ट बना ये वेलफेयर वाले कैपिटलिस्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वेलफेयर। ये जो कैपिटलिस्ट है अभी अभी के जो मतलब अभी के टाइम पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट नहीं है एक्चुअल वाली, वो वेलफेयर कैपिटलिस्ट है, जो अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है और मतलब समाज के कल्याण की भी बात करती है, ठीक है ना, वेलफेयर कैपिटलिस्ट। और पहले ये एक्सट्रीम फॉर्म इसका क्या था, इसका एक्सट्रीम फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सट्रीम, इसका एक्सट्रीम फॉर्म था कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, जहां पे खाली प्राइवेट ही प्लेयर्स होंगे, यानी सब कुछ जो होगा वो समझेगा भी इसको, ठीक है, धीरे धीरे देखो। तो सोशलिस्ट की बात करें तो इसको देख लो, ये एक्सट्रीम फॉर्म तो दोनों कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के दोनों खत्म हो चुका है। कैपिटलिस्ट में थोड़ा सा कि समाजवादी वाली कुछ चीजें यहाँ पे मिला दी गई हैं तो वेलफेयर कैपिटलिस्ट बन गया, और जो कम्युनिस्ट था इसमें थोड़ी सी कैपिटलिस्ट वाली चीजें मिला दी गई हैं तो ये क्या बन गया, सोशलिस्ट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात होती है, ध्यान से देखना, अंतर सोशलिस्ट में और कैपिटलिस्ट में क्या अंतर होता है इसमें समझते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की यहाँ पे मान्यता भूमिका होती है, ठीक है ना, जो भी कुछ है यहाँ पे, जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब मान लो पूरे जो भी संपत्ति है पूरे देश की, वो किसकी है, सभी लोगों की है, पूरे क्या बोले सरकार की है, पब्लिक सेक्टर की है। और वो पब्लिक सेक्टर की अगर है तो पूरे सार्वजनिक मतलब पूरे पब्लिक की है, पूरी जनता की है, ठीक है, ये बात। और यहाँ पे किसकी बात होती है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, यानी यहाँ पे कोई इंसान का जो भी अपना धन है ना, यहाँ पे उस इंसान का अपना धन हो सकता है। जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इंसान का वो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस का अधिकार भी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। इनहेरिट करने का मतलब क्या, इनहेरिटेंस का इनहेरिट करने का अधिकार होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे टर्म्स याद रखना है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, इनहेरिट करने का अधिकार होता है यहाँ पे। इनहेरिट का मतलब हो गया कि अपने, जैसे मान लो किसी एक इंसान का अपना धन है, जब वो उसकी अपनी जगह जमीन है, जायदाद है, ठीक है, जब वो इंसान गुजर गया तो उसे गुजरने के बाद से उसका पूरा का पूरा धन किसके पास आएगा, उसकी जो आगे वाली पीढ़ी है, उसके बच्चे हैं, उसके पास आएगा। तो ये किसकी कैटेगरी होगी, किसकी क्वालिटी हुई, कैपिटलिस्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइवेट लोगों की अपना इंडिविजुअल अपना भी यहाँ पे होगा, मतलब अपना भी सबका अपना धन होगा, अपना उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपनी संपत्ति होगी, और उसको इनहेरिट करने का भी अधिकार होगा। ये किसकी इसकी क्वालिटी है, किसकी प्रॉपर्टी है ये, मतलब किसका अभिलक्षण है, गुण है, तो ये पूंजीवादी का, कैपिटलिस्ट का। और यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता है, यहाँ पे प्राइवेट कुछ होता ही नहीं है। जब प्राइवेट नहीं होता है तो क्या यहाँ पे इनहेरिट करने का अधिकार होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी होगा ना, इनहेरिट करने का अधिकार यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो, और अगर बात करें तो यहाँ पे सोशलिस्ट में अगर स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब क्या, सरकार, ठीक है ना, जो भी हमारी सरकार है। स्टेट का मतलब राज्यवाद समझ लेना, यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरी कंट्री, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो सरकार, तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही सब कुछ है, ठीक है ना, सरकार ही सब कुछ है, मतलब कि परवेसिव, यानी ओमनी प्रेजेंट बोल दो, ठीक है, परवेसिव। और यहाँ पे अगर बात मतलब यहाँ स्टेट परवेसिव होगी, यहाँ पे सरकार की क्या भूमिका बहुत ज्यादा होगी, मतलब हर जगह सरकार ही सरकार होगी, जो भी काम होगा वो सरकार के देखरेख में ही होगा। जो भी कुछ काम करवाना होगा, चाहे वो पूंजीपति लोग करें या फिर सरकार अपनी तरफ से करे, उसमें सरकार का ही हाथ होगा, सरकार से पूछ करके ही उसको करके ही होगा। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पहले जब शुरू में हमने समाजवादी अपनाया था तो आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हमारे पास लाइसेंस राज वगैरह चला करता था, ठीक है ना। हमारी पहले इकोनॉमी ओपन नहीं थी, हमें ऐसा डर लगता था कि इकोनॉमी को ओपन करेंगे तो पहले 1600 ईस्वी हमारे देश में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करके आई थी, ठीक है ना। और वो कंपनी को हमने कुछ अधिकार दिया तो उस कंपनी ने हमारे पूरे इंडिया को क्या कर लिया, मतलब पूरे इंडिया के इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सारे राइट्स, मतलब इंडिया पे अधिकार ही जना जब मतलब कि क्या अधिकार ही ऊपर कर लिया ना, उसके थ्रू ही आगे जाकर के ब्रिटिश क्राउन का शासन होता है, ठीक है, 1858 में। तो ये हमने पहले से ही देखा था कि अगर कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा अधिकार दे दें तो उसका आगे चल के हमें क्या हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो पूरी कंपनी हमारे ऊपर डर रहे थे शुरू में, वो पूरी कंपनी हमारे ऊपर अधिकार कर सकती है, ठीक है, सरकार का रोल यहाँ से क्या खत्म हो सकता है। तो यही सारे डर को लेकर के हमने शुरू में अपनी इकोनॉमी को क्या करके रखा था, बंद करके रखा था। जो भी काम करेगा वो सरकार करेगा, और सरकार कौन है, जनता का चुने प्रतिनिधि, यानी कि इनडायरेक्टली पूरा का पूरा काम कौन करेगा, लोग ही करेंगे, जो पब्लिक है ना, जो सोसाइटी है वही काम सारे करेंगे, ठीक है, ये बात हो रही थी। तो यहाँ पे स्टेट ही सब कुछ है, ठीक है।
समाजवादी में, तो उस टाइम पे होता था, लेकिन आगे चल के हमने देखा कि फिर उससे भी काम नहीं चलने वाला भाई, कुछ यहाँ पे हमारे प्राइवेट प्लेयर्स का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक कैपिटलिस्ट लोग नहीं आएंगे तब तक नए वेल्थ का जनरेशन नहीं होगा। आगे समझेंगे कैसे। चलो, तो स्टेट यहाँ परवेसिव है, यहाँ पे बात करें तो स्टेट का इंटरफेयर नहीं होगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट परवेसिव मतलब कि हर जगह इंटरफेयर करेगी। सॉरी, अगले अगर बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पे सोशलिस्ट में हम इंपेरेटिव प्लानिंग को लेके चलते हैं, ठीक है ना, इंपेरेटिव। अब ये मत बोलना सर इसका हिंदी बताइए, हिंदी में मैं सबको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जिनको हिंदी में नोट करना है सारे टर्म्स को हिंदी में समझ के लिख लेना, ठीक है, इंपेरेटिव प्लानिंग। और यहाँ पे कौन सी प्लानिंग चलती है, यहाँ पे इंडिकेटिव प्लानिंग चलती है। इंडिकेटिव प्लानिंग, ये इंपेरेटिव और इंडिकेटिव में अंतर क्या होता है, हिंदी में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। इंपेरेटिव का मतलब होता है ना, पहले इंडिकेटिव समझ लो। इंडिकेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे सरकार सिर्फ क्या करेगी, सरकार सिर्फ यहाँ पे मतलब घोषणा करेगी, ऐसा बताएगी, ठीक है ना, सिर्फ सजेशन मतलब कि सजेशन देगी, ये बताएगी कि हमें अगले साल तक या अगले 5 साल में या अगले 2 साल में या इतने सालों में हमें ये कर लेना है, हमें इतना काम कर लेना है, अपने अपने जीडीपी को इतना तक बढ़ा लेना है, अपने इकोनॉमी को ये कर लेना है, मतलब जो भी बात है, मान लो कि हमें बता दीजिए कि हमें अगले मान लो आने वाले 5 साल 10 सालों में हमें अपने पूरे क्या जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको क्या इलेक्ट्रिक बना देना है, ठीक है। हमें जो डिपेंडेंसी है किससे, पेट्रोलियम के, जो मतलब पेट्रोल से या डीजल से, उससे अपने डिपेंडेंसी को थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। हमें किस पे शिफ्ट कर जाना है, किस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक मतलब क्या वो, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पे क्या कर जाना है, शिफ्ट कर जाना है। तो अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा है तो ये बताने वाला काम, देखो इंडिकेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे सरकार सिर्फ बताएगी कि हमें ये करना है, लेकिन उसको करने के लिए अब क्या क्या उसमें एक्टिविटीज की जाएंगी या कैसे उसको पूरा किया जाएगा, ये काम अब सरकार का नहीं होगा, ये काम अब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि अगले 5 सालों में पूरा अपने पूरे इंडिया के 100% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है, तो सरकार ने ये बोल दिया। अब बोलने के बाद से ये काम किसको करना है, पूरे प्राइवेट प्लेयर्स को करना है, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये काम करना है। अब वो ये काम पूरा अपने मन से करेंगे, ये काम करने के लिए एकदम फ्री है, आजाद है, जो मन करे जितने उसमें वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के बाद से जो प्राइस रखना वो प्राइस रख सकती हैं, जिस कीमत बेचना वो कीमत बेच सकती हैं, ठीक है। उसके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको जितनी सैलरी देनी है उतनी सैलरी दे सकते हैं, जितना उत्पादन करने का मन करे उतना कर सकते हैं, मतलब अपने मन से सारा काम करने के लिए, मतलब मार्केट एकदम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री। तो इंडिकेटिव यहाँ पे सरकार खाली सूचित करेगी, बताएगी कि ये काम करो, और मतलब ये काम होना चाहिए, करो नहीं, ये काम होना चाहिए, और वो काम फिर प्राइवेट प्लेयर अपने आप से फ्री होकर के वो काम करेंगे, ठीक है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंपेरेटिव प्लानिंग। इंपेरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सरकार बताएगी भी और उसके बाद से सरकार करेगी भी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई तो अपने मन से उसके प्राइस को तय नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कि जो मन करे वो प्राइस रख करके बेच रहा है, ठीक है ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जितना भी मन करे उतना धन जनरेट हुआ अपने मन से अपने घर में हम जमा करके इकट्ठा करके अक्यूमुलेट करके हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे अब ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंपेरेटिव, यहाँ पे क्या होगा कि सरकार वो बताएगी भी कि हमें ये काम करना है, और वो कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सारी बातें भी कौन बताएगा, स्टेट ही बताएगा, ठीक है। ये इंपेरेटिव का मतलब हो गया, यानी यहाँ पे एक तरह से आदेश दिया जाएगा और यहाँ पे एक तरह से क्या सुझाव या सलाह दिया जाएगा। क्लियर है। चलो, यहाँ पे बात करें सोशलिस्ट में, तो यहाँ पे मार्केट फ्री नहीं होता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे फ्री नहीं है, मार्केट मतलब बाजार, ठीक है। फ्री का मतलब क्या हो गया कि फ्री का मतलब ये नहीं कि सब वहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्री मिलने लग जाएंगे, नहीं। फ्री का मतलब होता है ना कि जैसे मार्केट अगर फ्री है तो इसका मतलब होगा कि वो किसी के लिए भी फ्री है, वहां पे जो भी कंपनी चाहे अपना मतलब कंपनी अपना सामान बेच सकती है, जो भी कंपनी चाहे वहां से अपना जब मन करता अपना सामान लेकर के निकल सकती है, ठीक है। जिसको भी जब मन कर तब उस मार्केट में एज ए सेलर और एज ए बायर जा सकता है, और जब मन कर तब उस मार्केट से निकल सकता है। ये मार्केट के फ्री होने का क्या हो गया, फ्री होने की सिचुएशन, मतलब सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फ्री नहीं होता है और यहाँ पे मार्केट क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फ्री होता है, ठीक है ना। चलो, अब एक बात और बता दूं कि ये जो कैपिटलिस्ट की सोच है इसको प्रमोट करने वाले कौन से इकोनॉमिस्ट थे, तो ये इनका नाम था, इनका ही नाम था एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ। इनका मानना था, ध्यान से देखना, इनका मानना था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको
उसमें सरकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार उसको इकोनॉमी को खुला छोड़ दे एकदम, ठीक है ना। वहां पे जो भी पूंजीपति हैं, जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी पैसे वाले लोग हैं, वो अपने मन से जो भी चीजें, वो डिमांड एंड सप्लाई, मैंने बताया था ना कि चीजों की जब मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोग प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। जब उत्पादन करेंगे तो वहां पे पूर्ति बनेगी, ठीक है। तो वो बोलते थे एडम स्मिथ कि जब डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, ये रूल अपने आप चीजों को सेटल कर लेगा, यानी कि मार्केट अपने आप चीजों क्या कर लेगा, सेटल। जैसे मान लो अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई से कैसे इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसको, आगे जाके हम पढ़ना है। फिलहाल तो समझ लो कि एडम स्मिथ बोलते थे कि जो भी यहाँ पे प्राइस वगैरह होगा, वो प्राइस वगैरह सरकार तय नहीं करेगी, ये डिमांड एंड सप्लाई पे वो अपने आप प्राइस तय हो जाएगी, ठीक है ना। ये एडम स्मिथ बोला करते थे, ठीक है। एडम स्मिथ की जो एक बुक है जो बार बार पूछा जाता है, वो कौन सी बुक है, यहीं पे देख लो, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। जैसे इसका नाम तो काफी बड़ा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर करके कुछ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसा कुछ करके नाम है पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना। बट इसका हमें तो छोटा वाला नाम पूछा था, वेल्थ ऑफ नेशन करके पूछा था। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, तो एडम स्मिथ की बुक है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कौन फॉलो करते थे, या जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, या एक और भावना बोल लो लिबरलिज्म, किसी को लिबरलिज्म मतलब मार्केट को फ्री छोड़ दो। मार्केट यहाँ पे क्या होगा, फ्री मार्केट, ठीक है ना, फ्री मार्केट। मार्केट फ्री होगा तो उसी को हम लिबरलिज्म भी बोलते हैं, लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, लिबरलिज्म, ठीक है ना, फ्री मार्केट लिबरलिज्म। और हम अगर क्या बात करें तो ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है ना, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है, लेसेज फेयर, ठीक है। लेसेज फेयर, लेसेज फेयर, ये लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है, इसको यहां से हटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ। एडम स्मिथ से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती हैं, उनको लिख। एडम स्मिथ ने एक टर्म दिया था लेसेज फेयर का, ठीक है ना, लेसेज फेयर, ठीक है। लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में मतलब हम समझे, इसका मतलब होता है लेट इट बी, लेट इट बी मतलब होने दो, जो भी हो रहा है ना। अब देखो यही तो लिबरलिज्म का मतलब है, फ्री मार्केट का मतलब क्या है, सरकार को एडम स्मिथ यही बोल रहे हैं कि सरकार आप कभी भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके बीच में आप इंटरफेयर मत करो, जो भी चल रहा है उन चीजों को चलने दो। तो यही चलने दो, इसी को हम बोलते हैं लेसेज फेयर, ठीक है ना। या हम क्या बोलते हैं, लेट इट बी, इसका ये फ्रेंच टर्म है लेसेज फेयर, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लेट इट बी, ठीक है। तो ये सारी बातें कौन फॉलो करता था, कौन, ये सारी बातें एडम स्मिथ फॉलो करते थे, और अपने कैपिटलिस्ट वाली इकोनॉमी में यही बातें बताते थे, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लो, कम्युनिस्ट को पहले किसने बनाया था, तो ये बनाया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, दास कैपिटल करके, काफी बार पूछी जा चुकी है ये भी, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ये सारा नोट कर लेना अपने, जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हो उस पर नोट कर लेना सारा कुछ, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, मिक्स वाली इकोनॉमी वही हो जाएगी कि जहाँ पे कुछ सोशलिस्ट की भी चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, और यहाँ पे कुछ कैपिटलिस्ट की भी चीजें अप्लाई होंगी। और भी कुछ अगर डिफ्रेंसिएशन दोनों में देखना चाहो तो यहाँ पे कुछ टर्म्स और मैं क्या बता दूं, जैसे सोशलिस्ट की बात अगर हम करें या कैपिटलिस्ट की, तो यहाँ पे मतलब से मैंने सारी चीजें बता ही दी। चलो एक और टर्म लिख लो कि यहाँ पे सोशलिस्ट में यहाँ पे इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वलिटी, इक्वलिटी बढ़ती है मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा ही ना कि यहाँ पे ये सोच ही होती है कि अगर किसी के पास ज्यादा धन हो रहा है तो उससे लेकर के वो सरकार क्या करेगी, लोगों में, गरीब लोगों में बांट देगी। जब बांट देगी तो इक्वलिटी यहाँ पे प्रमोट हो रही है, ठीक है। तो ये इक्वलिटी प्रमोट हो रही है। अब जब इक्वलिटी यहाँ पे प्रमोट होगी, बताओ अगर धनी लोगों का पैसा लेकर के बांट दिया जाए गरीबों में, तो यहाँ पे अब ये डर रहता है ना कि अगर लोगों से जो मान लो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा करके बहुत ज्यादा मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली कैटेगरी के लोग हैं, उस कैटेगरी में बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत ज्यादा वो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से उनके वेल्थ को, उनके धन को लोगों में बांट दिया जा रहा है। तो बताओ ऐसा फिर किसी को काम करने का मन करेगा, नहीं मन करेगा। तो अगर ऐसे इस इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ पे और एक क्या चीजें हो जाती है, यहाँ पे वेल्थ जनरेशन रुक जाता है, ठीक है ना। वेल्थ जनरेशन क्या होता है, रुक जाता है, देखो क्रॉस का मतलब रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पे क्या बढ़ती है, यहाँ पे इक्वलिटी बढ़ती है। और यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को खुला छोड़ दिया गया है, तो जो लोग पैसे वाले हैं उनके पास पैसा और बढ़ती जाता है, और वो प्रोड्यूस करेंगे और कमाते जाएंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं,
उनके पास क्या होता जाएगा, वो अब जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, जो धनी है वो और धनी होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रमोट होता है, इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वलिटी प्रमोट होती है। चलो बस, अब कुछ नहीं है, ठीक है, आगे। अब मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मिक्स वाली इकोनॉमी में तो याद रखना कौन कौन से देश, थोड़ा ये भी देख लो कि सोशलिस्ट की बात करें तो शुरू में बात करें तो ऐसे यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, अभी भी रसिया यही है, ठीक है ना। उसके बाद से चाइना, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यहाँ पे यूएसए आ गया, ठीक है। उसके बाद से कौन सा, पूरा यूरोप आ गया, ठीक है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है, ठीक है। और मिक्स वाले में कौन है, तो मिक्स वाले में हम है, इंडियन इकोनॉमी। वैसे क्या, अगर एक्चुअल में देखने जाओ तो अभी कोई भी इन दोनों के पिलर पे नहीं है, कैपिटलिस्ट भी कोई नहीं है, कम्युनिस्ट भी कोई नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे इन दोनों के बीच में आ गए हैं, क्योंकि दोनों किसी भी एक कोर पे रहना संभव नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही हो ऐसा भी संभव नहीं है। इसका हमने 1991 में लोग देखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमने 1991 में ये चीजें हमने देख ली थी, ठीक है ना। थोड़ा सा मिक्स में तो थे शुरू से ही, लेकिन हम सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, तो उसका हमें भुगतना पड़ा 1991 में, 91 में, ठीक है ना। और अगर कैपिटलिस्ट कोई होगा तो इसको भी कई बार भुगतना पड़े। मान लो कि 1857 की बात करें तो 1857 में जो आंदोलन हुआ वो कंपनी की तरफ से ही हुआ। उसके बाद 1929 में जाओगे तो अमेरिका में डिप्रेशन हुआ था, ठीक है। फिर 1997 के टर्म्स में जाओगे तो वहां पे जो आसियान कंट्रीज होती थी वहां पे भी बहुत ज्यादा, मतलब उनको क्या झटका लगा था, तो वहां पे भी उस झटके से वहां पे भी क्या, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही थी, तो वहां पे भी उससे झटका लगा उनको। फिर उससे बाहर निकालने के लिए सरकार को इसमें आना पड़ा, यानी कि हमें ये जगह जगह पे ऐसा हुआ है, तो हमें ये पता लगा। फिर या फिर 2008 का इसका अमेरिका का ग्रेट रिसेशन देख लो, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि ना ही कैपिटलिस्ट कोई मतलब एक देश अगर कैपिटलिस्ट को लेकर चल रहा है तो वो भी गलत है, और अगर कम्युनिस्ट लेकर चल रहा है तो वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए सारे देश बीच में ही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मिक्स की बात करें तो वो इंडिया फॉलो करता है, ठीक है ना। वो कैपिटलिस्ट के भी कुछ गुण को फॉलो करता है और कुछ सोशलिस्ट के भी। जैसे मान लो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि एक हमारे पास फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान या फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो प्लानिंग्स भी हम लेके चलते हैं। तो प्लानिंग्स किसका हो जाएगा, वो सोशलिस्ट वाली बात हो जाएगी। और हम कुछ इन्वेस्टमेंट वाली बातें भी लेके चलते हैं, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, पूंजी निवेश। तो निवेश किसको प्रमोट कर रहा है, कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो दोनों चीजें मिला करके यहाँ पे चलती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है ना। इसको अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में तो इसका हो जाएगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो देख लो, नॉर्मली इसके 3 ही क्षेत्रक होते हैं, बट उसको 5 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, तो पांचों पढ़ लो, ठीक है ना। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी। तीसरा होता है टर्सियरी, ठीक है ना। चौथा होता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। और पांचवा होता है क्वीनरी, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे तो इसको प्राथमिक बोलते हैं, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक, ठीक है? इसको चतुर्थक, या इसको ज्ञान क्षेत्रक भी बोला जाता है, ज्ञान क्षेत्रक। और इसको पंचम क्षेत्रक बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा समझ लो ये क्या होते हैं सारे सेक्टर्स, ठीक है। देखो, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ये सेक्टर्स क्या है, सेक्टर्स है ना कि हमारे पूरे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। यानी कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो हम पहले डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो नेचर से हम क्या प्राप्त करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो हम बहुत सारे पेट्रोलियम निकालते हैं, हम कोयला निकालते हैं, ठीक है, या बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं, या फिर और क्या, हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, हम मेटल्स निकालते हैं खोद करके, ठीक है, बहुत सारी चीजें निकालते हैं।
तो वो जो नेचुरल माइनिंग हो गई या फिर और ही बात कर लो, जैसे मान लो कि डोमेस्टिकेशन हो गया, तो हम दूध वगैरह निकालते हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सारी की सारी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कहाँ से करते हैं, डायरेक्ट नेचर से करते हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम डायरेक्ट नेचर से यानी प्रकृति से डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, नेचर यानी किससे, प्रकृति से, प्रकृति। तो अगर प्रकृति से हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी वाले सेक्टर में आएगा। समझ में आ रही बात है। तो अब देख लो यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी हम कहाँ से करते हैं, सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं, जमीन से प्राप्त करते हैं ना एग्रीकल्चर। सीधे हम लैंड पे मतलब जो भी काम करते हैं लैंड से वहां पे मतलब फसल अपना उगाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद से और क्या, डोमेस्टिकेशन हो गया। डोमेस्टिकेशन इससे जो भी मतलब दूध वगैरह उत्पादन करते हैं हम, ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन हो गया। मतलब पशुपालन यहाँ पे हो गया, पशुपालन हिंदी में इसका पशुपालन हो जाएगा, सबको पता है पशुपालन। या फिर माइनिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, ठीक है ना। या फिर और अगर क्या बात करें, फिशिंग की बात करें, फिशिंग, मछली वगैरह भी अगर हम निकालते हैं तो इसमें भी सीधा डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं, नदियों वगैरह से या कोई भी वाटर बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको हम डायरेक्ट कहां से करते हैं, नेचर से करते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। चलो एक और बात कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी लोग यहाँ पे बिजी होते हैं, जो भी लोग यहाँ पे व्यस्त होते हैं, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, उनको उनको मतलब वो किस कैटेगरी की जॉब करते हैं, तो इन जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स का बोलते हैं, ठीक है ना, रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। जो प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में जो भी जॉब्स लोग करते हैं, जो भी जॉब्स मिलती है यहाँ पे, इनको रेड कलर जॉब्स बोला जाता है, ठीक है। चलो अब आता है द्वितीय क्षेत्र। तो ध्यान रख लो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी हम अगर बात करें तो द्वितीय में हो जाएगा कि अब देखो जैसे हमने प्राइमरी में नेचर से डायरेक्ट चीजें निकाली, अब इन चीजों को निकालने के बाद से ना ऐसा होता है कि इनसे हमने जो भी चीजें प्राइमरी से प्राप्त की, उनमें से अगर कंज्यूम कुछ करना है तो कंज्यूम भी करते हैं, या उनमें से कुछ चीजों का हम ना आगे और अपने फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लगा करके उनसे और फर्दर चीजें बनाते हैं, ठीक है। अब उनसे अगर और फर्दर हम चीजें बना रहे हैं तो उनको हम कौन सा, सेकेंडरी वाले कैटेगरी में लेके चले आएंगे। यानी कि यहाँ पे कहां से, इंडस्ट्री की यहाँ पे बात होती है, इसकी इंडस्ट्री की। जैसे मान लो कि यहाँ एग्रीकल्चर से हमने क्या प्राप्त किया, एग्रीकल्चर से हमने गेहूं प्राप्त किया, ठीक है, गेहूं हमने निकाला, और उस गेहूं से हमने क्या बनाया, यहाँ पे गेहूं से मतलब आटा बना, और उस मतलब जो भी यहाँ गेहूं से फिर हमने क्या बनाया, गेहूं से यहाँ पे हमने बिस्किट बना दिया। क्या बना दिया, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट। तो बिस्किट हमने बना दिया, तो बताना बिस्किट ये प्राइमरी सेक्टर का काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। बिस्किट हमने डायरेक्ट नेचर से प्राप्त नहीं किया ना, नेचर से हमने क्या प्राप्त किया था, गेहूं। लेकिन उस गेहूं का हमने फर्दर, गेहूं का और शक्कर यहाँ पे निकलेगा, ये चीनी जो भी बोल लो, शुगर, तो यहाँ से शुगर और क्या जो फ्लोर आटा वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, यहाँ से निकला, उनका हमने यूज करके यहाँ इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में हमने बिस्किट बना दिया। तो बिस्किट जब ये बन के निकला तो ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा, द्वितीय सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनमें जो भी प्राइमरी सेक्टर चीजें निकली हैं, इनका हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, या इन्हीं प्राइमरी सेक्टर वाली चीजों का यूज करके हम कहाँ पे, इन द्वितीय क्षेत्र में इनका यूज करके कुछ फाइनल दूसरी चीजें बनाते हैं। तो उन्हीं मतलब जिनका हमने यूज किया है, उन्हीं फिर क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्रक और सेकेंडरी क्या, सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वाली चीजें होती है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाली, ऐसा भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चर लिख सकते हो, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है। चलो अभी बाद में पूछूंगा, पहले इसको समझ लो। तो द्वितीय हो गया, जहां पे प्राइमरी सेक्टर की चीजों को मिला करके कुछ नई चीजें बनाई जा रही है, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। टर्शियरी क्या होता है, टर्शियरी को हम सेकंड सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं कि अब यहाँ पे सर्विस का देखो, जैसे थोड़ा समझ लो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नेचर चीजें निकाली, हमने गेहूं निकाला, ठीक है, उसके बाद उस गेहूं का यूज करके हमने बिस्किट बना लिया, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फिर अभी बिस्किट का बना लेने से उसका इकोनॉमी में कुछ यूज तो नहीं हो गया ना, जब तक वो बिस्किट को कंज्यूमर्स के पास यानी उपभोक्ता के पास पहुंचाया नहीं जाएगा, तब तक उसे कोई फायदा नहीं है। तो अब देखो, इस बिस्किट को कंज्यूमर्स के पास पहुंचाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो कंज्यूमर्स के पास पहुंचाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, मान लो कि एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन,
ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और किसका, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। हम्म, तो ये जो एडवर्टीजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये कौन से चीज मतलब कौन से सेक्टर के पार्ट होंगे, ये टर्सियरी के पार्ट होंगे। ठीक है ना, सर्वे तो तृतीय क्षेत्र के पार्ट होंगे ये एडवर्टीजमेंट। देखो, हमने गेहूं निकाला प्राइमरी सेक्टर, उससे हमने बिस्किट बनाया द्वितीय क्षेत्र, उस बिस्किट को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने किसी से कुछ सेवा ली। सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर, इसका भी पहचान हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये एडवर्टीजमेंट विज्ञापन हो गया, जिससे लोगों को पता चला कि हाँ ये पर्टिकुलर कोई चीज है जिसको कंज्यूम करने से ये फायदे हो सकते हैं, या इतना इससे फायदा होता है, इसका प्राइस इतना कम है, इसके ये गुण है, सारी बातें हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चली। तो ये क्या हो गया, सर्विस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया, सर्विस हो गया। देख लो, ट्रांसपोर्टेशन क्या, इसमें कोई नेचर का रोल है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का रोल है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, बनाया किसी और ने, खाली ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम हो रहा है, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचाया जा रहा है, तो सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर, तो ये सारे किसके पार्ट हो जाएंगे, ये सर्विस सेक्टर के पार्ट हो जाएंगे सारे ये। ठीक है ना, तो एक और अंतर समझ लो कि ये सेक्टर्स की अगर हम बात करें ये दोनों की, तो ये इनटेंजिबल होते हैं नेचर में। बट उल्टा बता रहा हूं मैं, टेंजिबल होते हैं वो, बट टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है ना, टेंजिबल का मतलब, टेंजिबल का इसको टच किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। ठीक है, टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल हो गया। और सर्विस सेक्टर क्या होता है, इनटेंजिबल होता है इनटेंजिबल। मैं हिंदी में यहाँ बोल रहा हूँ, जिनको हिंदी में लिखना है अपना हिंदी में लिख लेना। ठीक है ना, इनटेंजिबल का मतलब होता है ये टच यहाँ पे नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया, यहाँ पे छुआ नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ सर्विस सेक्टर में जो भी चीजें प्रोड्यूस, जो भी चीजें मतलब कि जो भी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी उनको हम छू नहीं सकते। जैसे मान लो विज्ञापन को आप छू सकते हो, बिल्कुल नहीं। आप ट्रांसपोर्टेशन को छू सकते हो, नहीं छू सकते। ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ियों का यूज हो रहा है उनको छू सकते हो, बट ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उनको कहाँ हम छू सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ये चीजें, अब सर्विस सेक्टर कुछ ऐसी चीजें और थी, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, इसी का पार्ट होगा अभी। ठीक है, इसी का सारा ये पार्ट होगा। जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग टीचिंग। ठीक है, या मान लो कोई अगर क्या बात करें, हाँ टीचिंग की बात कर लो, या कोई डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर, तो जो भी वो मतलब अपना चिकित्सा वगैरह जो भी कर रहा है, जो भी क्या बोले उसको, अपने मेडिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है। ठीक है ना, वो सारे प्रैक्टिसेस वो कहाँ पे, उनको भी हम किसे बोलेंगे, ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होगा। कि टीचिंग को आप छू नहीं सकते। ठीक है, ये एक सर्विस दी जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई नई चीज बनाई नहीं जा रही। देखो, यहाँ पे कोई नेचर से यहाँ पे कोई चीज नहीं निकाली जा रही, तो प्राइमरी सेक्टर नहीं हुआ। यहाँ पे किसी चीज का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, तो ये भी क्या, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे द्वितीय द्वितीय क्षेत्र भी नहीं हुआ, सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब ये दोनों नहीं हुआ तो कौन सा सेक्टर आ जाएगा, तृतीयक, यानी कि ये टर्सियरी सेक्टर। यहाँ पे सेवा दी जा रही है, सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं, सर्विस दी जा रही है। ठीक है ना, ये डॉक्टर अपनी चिकित्सा की सर्विस दे रहा है, टीचर अपने किसको मतलब पढ़ाने वाली टीचिंग वाली सर्विस दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, और देख लो, ना ही टीचिंग को टच कर सकते हैं, ना ही हम डॉक्टर को टच कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दवाई कर रहा है, जो मेडिकेट कर रहा है, या जो क्या बोले मैं, क्या बोले उसको, जो मेडिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, उनको हम छू नहीं सकते। तो उनको नहीं छू सकते तो क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा ये भी देख लो कि सेकेंडरी सेक्टर को हम कौन सी जॉब बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है ना, ब्लू ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, टर्सियरी सेक्टर को हम कौन सी जॉब बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। है ना, व्हाइट, सबका लिख ही लो पहले। ठीक है, और क्वार्टरनरी को भी हम कौन सा बोलते हैं, क्वार्टरनरी को भी हम व्हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इस क्वार्टरनरी को भी हम व्हाइट कॉलर जॉब ही बोलते हैं। ठीक है ना, और क्विनरी को हम क्या बोलते हैं, क्विनरी को हम गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, गोल्ड गोल्ड कॉलर जॉब। अब देख लो कि इन दोनों क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं। अगर इस हम द्वितीय क्वार्टरनरी की या चतुर्थ ज्ञान क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे दिख ही रहा है, पे ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे जो जैसे क्या, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी जो साइंटिस्ट की बात करो, जैसे तुम्हारे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, यहाँ के जो साइंटिस्ट होंगे, जो रिसर्च करते हैं, चीजों को डेवलप करते हैं, वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, इसी सेक्टर में आ जाएंगे, क्वार्टरनरी में। ठीक है,
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। और कौन सी बात, जैसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हो गए, ठीक है, सीईओज हो गए, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ठीक है ना। और क्या बात करोगे इसमें, जो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हो गया, ठीक है, डायरेक्टर हो गया, ठीक है, चेयरमैन सीईओ बात वही हो गई, ठीक है, डायरेक्टर हो गया। और क्या बात करोगे, कोई मैनेजमेंट करने वाला इंसान हो गया, मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो ये भी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये हाई लेवल के ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं ना जिनको खाली अपना दिमाग लगाना है, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है, रिस्क टेकर्स, रिस्क टेकर्स यानी ये रिस्क लेकर के अपना काम करते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क होता है, रिस्क के काम ये सारे होते हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा होता है, ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सारे लोगों का, या ये सारी जो सर्विसेज हैं, ध्यान देना, ये जो क्वार्टरनरी और क्विनरी है, ये दोनों टर्सियरी सेक्टर के ही पार्ट है, या टर्सियरी के ही, मतलब टर्सियरी में से ही ये दोनों सेक्टर्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों जो पार्ट होंगे वो सर्विस ही होंगी, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल की होंगी। यहाँ पे हाई लेवल की सर्विस है, तो ये क्वार्टरनरी में ये लोग आ जाते हैं। और क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे कैसे लोग, यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात आ जाती है, पॉलिटिशियंस, जो सबसे हायर अथॉरिटी का डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होता है, और यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इंटरमीडिएट होता है, हायर लेवल का नहीं होता। यहाँ पे एक कंपनी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल, मान लो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की बात है, पीएम हो गया, सीएम हो गया, ठीक है। ऐसे जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम बोल देंगे क्विनरी सेक्टर में, जो ये भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े डिसीजन हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो कि अभी जो भी छोड़ दो, क्या ही एग्जांपल ले, पहलगाम का जो हुआ था, उसमें जो ये डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं वो बहुत बड़े डिसीजन है ना, कोई नहीं ले सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के डिसीजन ले ले, ये लेने के लिए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वही ले सकती है, ठीक है, वही सारी चीजें कर सकती हैं। तो ऐसे ही जो, मतलब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े, जिनको हायर डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉलिटिशियंस, 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 तो ये जो हायर डिसीजन लेने होते हैं, इनको हम कौन से सेक्टर होते हैं, क्वीनरी में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दोबारा से रिवीजन कर लोगे, कहीं पर दिक्कत हो दोबारा से वीडियो को देख लोगे, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो लागत और कीमत, इसमें क्या अंतर है, सामने देखो। इसको अगर हम इंग्लिश से बात करें, लागत का होता है कॉस्ट, ठीक है ना, और कीमत का होता है प्राइस, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है बताओ, कॉस्ट एंड प्राइस में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सी बात है ना, देखो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है मतलब कॉस्ट को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट। और प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट अभी समझेंगे क्या। और प्राइस क्या होता है, प्राइस की बात करें तो इसकी हम बात करते हैं मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस यानी बाजार में उसकी जो वैल्यू है, बाजार में जो भी चीज जिस दाम पे, जिस प्राइस पे बिक रही है, वो उसकी प्राइस हो जाएगी, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। और फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो बिस्किट की बात कर रहे थे अभी, ठीक है, बिस्किट की ही बात कर रहे थे अगर हम, तो बिस्किट की बात कर रहे थे, तो बिस्किट को बनाने में बहुत सारी चीजें लगी होंगी ना, क्या, जैसे बिस्किट को बनाने में कुछ जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे मैंने कह लिया होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल देख लो, तो किसी भी चीज को बनाने में, बिस्किट को बनाने में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी होंगी, ठीक है। जैसे मान लो कि जो जिस जमीन पे क्या बोले, जिस जमीन पे वो फैक्ट्री होगी, वहां पे जमीन को, जमीन के लिए क्या दिया जा रहा होगा, कुछ किराया दिया जा रहा होगा, ठीक है। वहां पे जो बिस्किट को बनाने में जो मजदूर लगे होंगे, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी दी जा रही होगी, या उनको वेजेस दिया जा रहा होगा, ठीक है। वहां पे जिन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई है, कैपिटलिस्ट लोगों ने, उनको फिर क्या दिया गया होगा, उनको क्या दिया गया होगा, उनको इंटरेस्ट दिया गया होगा, ठीक है। वहां पे जो भी क्या है, जो भी मतलब हायर डिसीजन मेकिंग वाले लोग हैं, जैसे सीईओज हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, उनको क्या, उनको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, ये चीजें। तो ये सबका, जिनकी भी जो भी कीमत है, या फिर उसको मान लो कि बनाने के बाद से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, एडवर्टीजमेंट लगता है, वो सारी चीजें, यानी कि फाइनल रूप से किसी एक चीज को हमने बनाया, और बनाने के बाद से, बनाने से लेकर के उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में
बनाने से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितना भी सारा उस पर खर्च हुआ, वो टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्च, यानी कुल खर्च, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलो कुल खर्च, कुल खर्च की अगर हम अमाउंट निकाल दे तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारी लागत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लागत, ठीक है ना। तो फिर ये प्राइस क्या है, तो अब ध्यान देता है, ये तो लागत हो गई। अब लागत के बाद से ये लागत वाले मूल्य में बिकेगा नहीं ना, यहाँ पे देख लो, जैसे उसका अपना, उनका अपना प्रॉफिट है, किसका, जैसे लैंड का अपना रेंट हो गया, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, मतलब मजदूर, वहाँ पे जो लेबर श्रम वाले लोग हैं, श्रमिक है, लेबरर है, उनका अपना, उनके अपने वेजेज हो गए, ठीक है। या फिर वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उनका अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर वाले लोग हैं उनका अपना क्या, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारा मिलाने के बाद ये फैक्टर कॉस्ट निकलता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस कब निकलता है, तो इस फैक्टर कॉस्ट में हम जो भी टैक्स वगैरह ऐड कर लेना, टैक्स, अब सरकार को कुछ टैक्स जो देना पड़ता है ना, जैसे यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो ये टैक्स वगैरह अगर इसमें ऐड कर लो तो यही टैक्स को जोड़ने के बाद से ये क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो लागत और कीमत में यही अंतर है, किसी चीज को बनाने में जो खर्च हुआ है वो लागत हो गया, और जिस दाम पे उसको मार्केट में बेचा जा रहा है वो प्राइस हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में कुछ चीजें हमें पढ़नी होती है जो बार बार हमारे पेपर में आती है। जैसे एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अवसर लागत, ठीक है ना, अवसर लागत। तो ये एक ये कॉस्ट होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें अगर, तो एक और कॉस्ट होता है, या तो एनवायरमेंटल कॉस्ट या सोशल कॉस्ट बोल लो, है ना, एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अब ये तो पता ही होगा, एनवायरमेंटल पर्यावरण को बताता है। तो ऐसी लागत जो पर्यावरण को लागत हुई है, या समाज को, जिसमें जो समाज को भी कुछ लागत पड़ी है, उसको हम इसको समझेंगे। पहले इसको देखो, तो समाज से या हमारे पर्यावरण संबंधित जो कॉस्ट है उसको हम एनवायरमेंटल या सोशल कॉस्ट बोलते हैं। क्या होता है इसको बाद में समझेंगे। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ना, जैसे ये मान लो, समझो ध्यान से, कोई एग्जांपल से, ए नाम का कोई इंसान है, ठीक है, और इस इंसान के पास यहाँ पे एक ही समय पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, अपना ही एग्जांपल ले लो ना, एक ही बात क्यों कर रहे हो, मान लो आप लोगों में से कोई पढ़ने वाला इंसान ए है, ठीक है। तो अभी अब अगर पढ़ रहे हो तो अभी आपके पास कई सारे ऑप्शंस है कि आप कुछ मतलब क्या क्या कर सकते हो, इसमें कई सारे ऑप्शंस है। जैसे आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप अभी स्टडी कर सकते हो, जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो। या दूसरा आपके पास अवसर क्या है, दूसरा आपके पास क्या मौका है, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, कि आप इसकी जगह पे पढ़ाई ना करो, ये जो समय पढ़ाई पे गुजार रहे हो, इसको पढ़ाई के अलावा आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ वर्क कर सकते हो, और ये वर्क करोगे तो यहाँ से कुछ आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है ना, मनी मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, कि एक टाइम पे आपके पास कुछ काम करने का भी काम करने की अपॉर्चुनिटी यानी ऑप्शन था, और आपके पास पढ़ने का भी ऑप्शन था, तो आपने ये वाला ऑप्शन चुन लिया, स्टडी वाला। जैसे ही स्टडी वाला ऑप्शन आपने चुना तो ये तो ऑप्शन छूट गया ना। अब ये काम वाला जो ऑप्शन छूट गया, अगर ये काम करते, तो ये काम अगर आप करते तो इससे कुछ आपको पैसे मिलते, और ये जो पैसे मिलते, अब ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने ये काम नहीं किया। ये जो काम पे आप समय गुजारते हैं, ये समय अभी आप कहाँ गुजार रहे हैं, ये समय भी आप लोग कहाँ दे रहे हो, अभी आप लोग सब समय कहाँ पे, स्टडी पे दे रहे हो। अगर स्टडी पे ये समय दे रहे हो तो यहाँ पे आपको काम के वजह से जो पैसा मिलने वाला था यहाँ पे, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि स्टडी करने का आपको कुछ कॉस्ट यहाँ पे लग गया ना, कुछ आपकी लागत हो गई। अगर स्टडी आप नहीं करते तो यहाँ पे काम करते तो आपको कुछ यहाँ से पैसा बेनिफिट होता, कुछ सैलरी आपको मिलती, ठीक है। और ये सैलरी अब नहीं मिलेगी क्योंकि आपने इस काम को नहीं चूज किया, आपने ऑप्शन कौन सा, पढ़ाई वाला चूज कर लिया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को अगर हम चुनते हैं तो हमें उसके अलावा एक और ऑप्शन को, या उसके अलावा जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन था उसको छोड़ना पड़ता है। और उसको छोड़ने से जो हमारे, जो हमें मतलब कि मूल्य का, जो हमें पैसे की पैसे का मतलब कि क्षति बोल लो, या जो हमें पैसा क्या, जो मतलब पैसे में या उसके मॉनेटरी वैल्यू में जो हमें क्या होती है, क्या बोलेंगे इसको, जो हमें मॉनेटरी वैल्यूज में क्षति पहुंचती है, जो भी हमें नुकसान होता है, लॉस होता है, उस लॉस को ही हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई। जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, अब यहाँ पे देख लो, एक कोई ए नाम का इंसान है, उसके पास ऑप्शन है, या तो ये बी कंपनी में जा सकता है या सी कंपनी में जाकर काम कर सकता है,
ठीक है ना। यहाँ पे इसे मान लो 50 के सैलरी मिलेगी और यहाँ पे इसे मान लो 51 की सैलरी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान सी को छोड़ेगा और बी को अपनाएगा। यहाँ पे 51 की सैलरी है। अब इस सैलरी पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे इसने 50 के को छोड़ दिया ना, तो बताना इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो क्या नीचे लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, हाँ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो बी को ले सकता था सी को ले सकता था, लेकिन सी को छोड़ दिया। सी को छोड़ दिया तो इसे वास्तव में यहाँ पे कितने रुपए का नुकसान नहीं हुआ, 51 की यहाँ पे सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इस ऑप्शन के साथ ये 50,000 का नुकसान हो गया ना। अगर ये ऑप्शन लेके चलता तो 50,000 से मिलता, ठीक है। लेकिन जब ये 50 नहीं मिला तो ये ऑप्शन छोड़ने के चक्कर में, इस ऑप्शन को छोड़ा तो जितने रुपए का नुकसान हुआ वही क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जो जो ऑप्शन आपने चूज किया उसके अलावा उसको छोड़ करके जो दूसरा वाला बेस्ट ऑप्शन था उसको छोड़ने से जो पैसे का नुकसान हुआ वही नुकसान हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। समझ आ गया। चलो इन्वायरमेंटल कॉस्ट या सोशल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ग्रीन जीडीपी, वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन जीडीपी यानी कि अपने जो भी, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हमें हमारी इनकम हुई, कमाई हुई, ठीक है ना, तो अपने इनकम में से, ठीक है, अपने इनकम में से हम क्या कर लेंगे, हमारे उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट को या सोसाइटी को जो भी नुकसान हुआ है उसको क्या, उस डैमेज को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे ना। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डैमेज विल बी डिडक्टेड और रिड्यूस्ड, देन इट विल बिकम क्या, इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट और ग्रीन जीडीपी। तो ये भी जो डैमेजेस है, ये जो सोशल कॉस्ट है, इनको इसी को बोलता है डैमेज को हम क्या, सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चक्कर में जो भी हमने पर्यावरण को या समाज को नुकसान पहुंचाया है उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चाहत और जरूरत, इच्छा और जरूरत भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश का इसका नाम होता है क्या, वांट एंड नीड। ठीक है, वांट एंड नीड, है ना, वांट एंड नीड। देखो थोड़ी सी क्लास तो लंबी है, काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फिर टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, बाजार है, मांग है, आपूर्ति है, इक्विलिब्रियम वाला वही है, मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है एक और दो क्लास वही कर लेंगे। ठीक है ना, एक क्लास में अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। सिर्फ इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, और आगे एक और लेक्चर ले लेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, उसमें उसको हम समझ लेंगे। देखो इसको वांट एंड नीड की बात अगर हम करें तो वांट एंड नीड में क्या अंतर होता है इसको समझना है। ठीक है, जैसे देखना, बताओ, हिंदी में लिखा ही है मैंने, वांट का मतलब क्या, चाहत होती है, हमारी इच्छाएं होती है, और नीड का मतलब जरूरत। तो अभी हम देखा ना कि जरूरत हमारी क्या हो सकती है, ध्यान से देखना, जैसे हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और वांट हमारी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही जरूरत हमारी फाइनाइट होती है। ठीक है ना, जरूरत हमारी लिमिटेड होती है लेकिन चाहत हमारी इनफाइनाइट होती है, हमने समझा ही है, इनफाइनाइट। यानी जो चीजों को हम इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हो सकती है, लेकिन उन असीमित इच्छाओं में से कितनी चीजों की जरूरत है वो सीमित होती है, हमें मतलब लिमिटेड या सीमित चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि देखो, जैसे यहाँ पे इतनी चीजों की हमारी अगर वांट है ना, ये वांट,
इच्छा। तो इसमें से खाली इतनी चीजें ही हमारी क्या हो सकती है, नीड हो सकती है, जरूरत हो सकती है। ठीक है, बस थोड़ा सा यही जानना था, ये बताना था इसमें कि जरूरत हमारी क्या होती है। जरूरत हमारी वो चीजें होती हैं, मतलब जो हमारे क्या, हमारे मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डेली लाइफ में मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छे से। ठीक है, ये सारी जो जरूरी है उनको हम नीड बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमें नीड की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं ना क्या, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ, ये सारी चीजें, या एजुकेशन, अभी अगर मिला तो एजुकेशन भी आ जाता है उसमें। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, जैसे मान लो क्या लिख जाऊंगा, रोटी यानी कि फूड, रोटी क्यों लिखोगे, फूड लिख लो। ठीक है ना, फूड। ठीक है, क्लोथ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से हाउस हो गया। ठीक है, उसके बाद से हेल्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद से एजुकेशन हो गया, एजुकेशन। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं जो हमारी क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे मान लो कि कोई इंसान अगर बोलेगा कि आईफोन, ठीक है ना, आईफोन की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, अगर मतलब कि लाखों में हो सकती है ना, इसकी कीमत लाखों में है, तो बताना क्या लाखों में कोई इंसान लाखों कोई फोन खरीद रहा है, आईफोन लाखों का फोन वो खरीद रहा है कोई इंसान। ठीक है ना, आईफोन खरीद रहा है वो, मतलब बाई कर रहा है। ठीक है, तो बताना ये अगर कोई इंसान बाई कर रहा है तो ये उस पर्टिकुलर ए वाले इंसान की ये क्या होगी, नीड होगी या वांट होगी, सोच के बताओ। आईफोन की नीड हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये उस एक इंसान की क्या होगी, वांट होगी। अगर नीड की हम बात करें तो नीड यहाँ पे क्या, नीड में वो 10K का भी फोन खरीदकर काम चला सकता है। ठीक है, तो ये उसके 10K वाले फोन की अगर हम बात करें, फोन की, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, नीड हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये उसकी क्या हो जाएगी, वांट। तो यही बताना यहाँ पे, बस यही बताना था खाली, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होगा वांट में और नीड में। तो वांट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और उसका एक छोटा सा हिस्सा ही खाली हमारे नीड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको भी देख लो चलो। गुड्स से कभी छोटा ही है ये भी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है ना, दोनों में हमें थोड़ा सा अंतर देखना है कि वस्तु में और सेवा में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे गुड्स ले ले रहे हैं और यहाँ पे सर्विसेज। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में इनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है। ठीक है ना, सबसे पहले कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि इसका फिजिकल डायमेंशन होता है। ठीक है ना, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, बताओ। फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, यानी इसकी कुछ, इसका कुछ आकार होता है ना, इसकी कुछ आकृति होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है, सर्विस डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। अभी भी समझा था टेंजिबल क्या होता है, यानी इसको हम छू सकते हैं। और ये क्या होता है, इनटेंजिबल होता है ना, इनटेंजिबल। ये क्या होते हैं, गुड्स जो होते हैं ना अपने ऑनर से सेपरेबल होते हैं। ठीक है, मैं सबका हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना, सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब किसको, जो भी ये इंसान, जिस भी इंसान की ये वस्तु है, उस इंसान से इस वस्तु को, या इस गुड्स का मतलब वस्तु होता है और सर्विस का मतलब सेवा, तो जिस भी इंसान की वस्तु है उससे इस वस्तु को क्या अलग किया जा सकता है, सेपरेबल का मतलब उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये इनसेपरेबल होता है, जिस इंसान की ये सर्विस है वो हमेशा इंसान के साथ ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर से, या कोई टीचर है तो टीचर से उसकी टीचिंग तुम छीन नहीं सकते ना, जहां पे भी उसकी सर्विस जाएगी वहां पे उस इंसान को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो वैसे अगर बात करें आईटी की, अभी जो आईटी सेक्टर की बात करें, मतलब अभी के टाइम पे जैसे मान लो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं इंसान हूँ, तो मेरे से मेरी सर्विस को अलग नहीं की गई है, मैं बिलोंग कहीं और से करता हूँ, लेकिन मेरी सर्विस कहीं और तक जा रही है, बट ये सर्विस मैं ही दे रहा हूँ, जब तक मैं चाहूंगा तभी तक ये सर्विस जाएंगी। ठीक है ना, मेरे ही द्वारा जाएंगी, ये मेरे से मेरी सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता। खाली दूर तक पहुंचाना पॉसिबल तो हुआ है आईटी डेवलपमेंट की वजह से, बट सेपरेबल नहीं है। ठीक है, और ये क्या होता है, इनसेपरेबल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो मोबाइल होता है ये। ठीक है ना, मोबाइल का मतलब क्या हो गया, जो एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, मतलब कितनी भी दूर उसको लेके जा सकते हो। किसी एक इंसान का सामान मान लो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर हुआ, वो इंडिया से निकल कर कहीं किसी और कंट्री में भी जा सकता है। ठीक है ना, इवन उसको तुम क्या बोले, स्पेस में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, कहीं भी जा सकता है। तो ये जो चीजें से मान लो कभी अभी इसरो मान लो कोई अपना
क्या बोले, चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान 3 हमने भेजा था, तो चंद्रयान 3 हमने भेजा तो है तो किसी इंसान की गुड ही ना, वो उस पर किसका अधिकार था, इसरो का था। इसरो का अपना वो गुड है, लेकिन वो सेपरेबल है, उसको अलग कर दिया गया। वो मोबाइल मोबाइल भी है, यहाँ से हट करके बहुत मतलब क्या बोले कितना दूर चला गया वो, ठीक है, मोबाइल भी है। लेकिन ये क्या होती है, ये लेस मोबाइल होती है। लेस मोबाइल क्यों होती है, क्योंकि ये जब भी जाएंगी सर्विसेज वो अपने ऑनर के साथ ही जाएंगी, ठीक है ना, तो ये लेस मोबाइल होती है, ठीक है। ये इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। और अगर बात करोगे तो गुड एंड सर्विसेज की, तो क्या और कुछ नहीं होता। तो भाई फिजिकल, हाँ, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस यही है, ठीक है ना, ये गुड्स का ये सर्विस का दोनों में अंतर यही है, ठीक है। तो अब आगे से इस चैप्टर में जहां भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करेंगे, वो अगर गुड्स का भी खाली हमने यूज किया तो याद रखना, गुड्स का भी यूज करें तो गुड्स मतलब कि सामान भी है, वस्तुएं भी है। गुड्स का मतलब कमोडिटीज होता है, और इसका मतलब सेवाएं होता है। तो जहां गुड्स का हम यूज करेंगे आगे जाकर के इकोनॉमिक्स में, तो गुड्स में वो गुड्स की भी बात होगी और सर्विस की भी बात होगी, ठीक है ना, याद रखना। अगर गुड का हम खाली गुड का भी हम यूज कर रहे हैं, तो वैसे गुड तो वर्ड होता नहीं है, इंग्लिश में गलत बनाया जाए, गुड्स बोलेंगे तभी उसका मतलब कमोडिटीज होता है। तो अगर गुड वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब गुड भी, गुड्स भी होगा और सर्विसेज भी होगा, ठीक है, याद रखना। चलो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको मैं सेकंड वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो, अब बता दूं मैं कि क्या क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा सा लगा हो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लगा है, आपको कुछ अच्छा मिला है जिससे आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी लोगों के साथ कर सकते हो, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।